लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेफरी आता है और पांचों बड़े मार्शल हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और उन सभी को रिप्रेजेंट करने के बाद वो वहाँ पर उन सभी बच्चों से कहता है कि तुम लोगों का कंपटीशन बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो रेफरी उन सभी बच्चों से कहता है तो सभी बच्चे यहाँ पर इस अरीना के सामने लाइनें बना लो। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर लाइन में खड़ा होना होगा। सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद अगर कोई बच्चा अरीना में एंटर नहीं हो सका तो उसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो इस टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगा, इसलिए जल्दी करो और जल्दी से अरीना के अंदर आ जाओ। फिर साथ ही उनसे कहता है तो अब मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट के रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इस कंपटीशन के रूल्स क्या होंगे। टूर्नामेंट को यहाँ पर 5 बड़े मार्शल हाउसेस सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट के ऊपर जो 5 बच्चे यहाँ पर से पास होंगे उन 5 बच्चों को 5 बड़े मार्शल हाउसेस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर ये वाला टेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा मेरिट के ऊपर होने वाला है और इसमें बहुत ज्यादा क्लियर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जो भी यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, जो भी यहाँ पर रूल्स को तोड़ेगा उसे इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि एक पीक लेवल के वॉरियर बनना चाहते हैं और एक बड़े मार्शल हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारा शुनजी भी सारे बच्चों की भीड़ में अरीना में आने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहाँ पर वह अरीना में आ जाता है तो वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है। वो लड़का उसे टच करता है, वो पीछे की तरफ घूमता है तो वो लड़का उसे हेलो बोलता है। उसने हेलो बोलने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले हो। शुनजी उसे कहता है लड़के क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो बेचारा बहुत सा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, मुझे तो लगा ये लड़का अकेला है तो चलो इससे बात करते हैं, शायद ये मेरा दोस्त बन जाए, लेकिन ये तो यहाँ पर गुस्से के साथ मुझसे बात कर रहा है। तो वो लड़का उसे कहता है मेरा नाम युनफेंग है, मैंने देखा कि तुम यहाँ पर अकेले हो तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में दोस्त बन जाए, हम दोनों दोस्त बनकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा शुनजी भी उसके साथ अपना हाथ मिलाता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम चू जिंगजुन है। युनफेंग उसे कहता है तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे नाम के अंदर युन है जबकि मेरे नाम के अंदर फेंग है, हम दोनों का तो काफी अच्छा मैच बनेगा, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। तो युनफेंग सही यहीं पर हमारे शुनजी को एक पॉइंट भी सुनाता है। वो उसे पॉइंट सुनाता है तो हमारा शुनजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, कहता है लगता है कि ये लड़का पागल है, मुझे इसके साथ यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो वो समझेगा मैं पागल हूँ। शुनजी जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है फेंग उसे कहता है लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, जल्दी से मेरे साथ आओ, अभी मैंने तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। वो उसका बाजू खींचते हुए अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चला आता है। हमारा शुनजी उसे कहता है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। वो उसे कहता है दोस्त भी मेरे साथ है। यहीं पर साथ ही वो उससे सवाल भी पूछ रहा था। वो उसे कहता है तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है, कौन से मार्शल हाउस को तुम ज्वाइन करने के लिए जहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो। साथ ही वो उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त भी मेरी तरह बहुत ही अच्छे इंसान है, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास लेकर चलता हूँ। हमारा शुनजी सोच रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है, पता नहीं ये नमूना कहाँ से आया और मुझे खींचकर पता नहीं कहाँ पर लेकर जा रहा है। उन सारे बच्चों के बीच में से उसे खींचते हुए अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है। उसके दोस्त वहाँ पर सामने खड़े होते हैं, एक लड़का और लड़की वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। वो उसे कहती है तुम कहाँ पर रह गए थे फेंग जी, तुम अपने साथ किसको लेकर आ रहे हो, हमने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ पर हमारे साथ ही रहना, फिर भी तुम यहाँ पर इतनी सारी भीड़ में गुम हो गए। तो लड़की आगे बढ़ती है और उसे कहती है फेंग अगर दोबारा तुम यहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ गए तो मैं फिर से तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली, मैंने तुम्हें पहली बार ही बता दिया था हम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, पर जाने के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। फेंग उसे कहता है तुम मेरे साथ किस तरह बात कर रही हो, प्लीज कभी तो मेरे साथ जरा अच्छे से बात किया करो, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। साथ ही वो उसे कहते हैं ये लड़का कौन है, इसे तुम कहाँ से लेकर आए हो। साथ ही वो लड़का कहता है मुझे ये लड़का कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए तो मैंने इसके साथ दोस्ती की, मैं इसे यहाँ पर तुम लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इस लड़के का नाम चू जिंगजुन है। जबकि हमारा शुनजी सोच रहा होता है ये लोग कहते हैं कि मैं इन लोगों को जाना पहचाना लग रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इन लोगों को पहले कभी भी नहीं देखा। पर हमारा फेंग शुनजी को अपने दोनों दोस्तों के बारे में बताता है। वो उसे कहता है हम तीनों ही ब्लैक वाटर सिटी के जीनियस लोग हैं, हम तीनों जीनियस एक्सपर्ट्स हैं। उस लड़की के बारे में इसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है ये ब्लैक वाटर सिटी में रहती है, इसका नाम कीरू है। फिर वो अपने दोस्त के बारे में बताता है कि इसका नाम जी चुआन है और ये लैंटियान सिटी से है, ये भी एक बड़ा टॉप क्वालिटी का एक्सपर्ट है। शुनजी भी उन दोनों से मिलकर कहता है मुझे भी तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही कीरू आगे बढ़ती है और हमारे शुनजी को साइड पर ले जाकर उसे कहती है तुम इस लड़के के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये एक पागल है, पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या हरकतें करेगा, इसी वजह से इससे ज्यादा दूर रहना। जबकि फेंग उसकी बातें सुन रहा था और गुस्से के साथ से कहता है सिस्टर ये तुम क्या कह रही हो, तुम इस लड़के को मेरे खिलाफ बातें क्यों कर रही हो। तो यहीं पर हमारी शुई कियान भी पहुंच जाती है। शुई कियान उसे देखकर कहती है तो फाइनली तुम यहाँ पर आएगे, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आओगे। तो सभी लोग वहाँ पर से साइड पर हट जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। सभी लोग कहते हैं लगता है कि फाइट होने वाली है। शुई कियान हमारे शुनजी के सामने खड़ी होती है, बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर उसके सामने खड़े होते हैं। शुई कियान कहती है तो जिंगजुन तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ कौन सी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ हुई है और मेरी बहन के अलावा तुम यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ इस तरह का काम नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि तुम और जो लड़की दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर कैंडिडेट्स हो, लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वो लोग भी ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये यहाँ पर चू जिंगजुन से इस तरह की बात कर रही है। शुनजी जैसे यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्या बकवास की। इसकी वजह से कियान भी काफी हैरान होती है और कहती है इससे पहले तो इसने इतनी ज्यादा गुस्से के साथ मुझसे कभी बात नहीं की, इसको हुआ क्या है। शुनजी वहीं पर अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है मैं यहाँ पर इसको ये बात पता चलने नहीं दे सकता कि इस वक्त मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, वो इसकी बहन भी है, वो शुई फैमिली में जाकर वापस सभी लोगों को बता देगी। नाइन्थ फ्लोर पैलेस वाले यहाँ से लेकर चले गए हैं, मैं उसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकता वरना सभी को पता चल जाएगा, हो सकता है कि मैं इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी हो जाऊं। तो शुई कियान हमारे शुनजी से कहती है क्या तुम्हें वो चैलेंज आज भी याद है, लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि 1 साल के बाद जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन सर अपनी तरफ देखो तो सही, तुम अपनी कल्टीवेशन में स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड तक भी नहीं पहुंच पाए। अगर मैं यहाँ पर तुमसे सच्ची बात कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुमने हमारी शुई फैमिली के ऊपर बहुत सारी ट्रिक्स को यूज किया, तुमने बार बार हमारी शुई फैमिली के ऊपर अटैक्स किए ताकि तुम हमारी शुई फैमिली के पीस को डिस्टर्ब कर सको, ताकि मैं ठीक से कल्टीवेट ना कर सकूं। ये तुम्हारा एक प्लान था, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सको, मैं कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन को ना बढ़ा सकूं, ताकि तुम आसानी के साथ इस कंपटीशन में मुझे हरा दो। मैंने तुम्हारे इस प्लान को नाकाम बना दिया। मैं इस वक्त स्पिरिट
स्पिरिट गैदरिंग के 4th लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारी शुई फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत ही घटिया इंसान हो जिसने ट्रिक्स को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाया है। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। जबकि तुमने इस कंपटीशन को ज्वाइन कर ही लिया है, तो अगर हमारा मुकाबला यहाँ पर कंपटीशन में होता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाऊंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली पावर क्या होती है। जुंजी से कहता है तुमने जितना कहना था क्या तुमने कह दिया। तो शुई कियान से कह दिया अब यहाँ पर पछताने का क्या फायदा है। अब अगर तुम पीछे भी हटना चाहो तो अभी तुम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि तुम एरिना के अंदर आ चुके हो, ना ही मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस खाने वाली हूँ। इतनी सारी बातें करने के बाद शुई कियान पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूंगी कि तुम कुएं के अंदर बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो जिसे लगता है कि उसका कुआं एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। शुंजी से कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं भी तो देखूंगा तुम क्या कर सकती हो। तो फैंग को यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उन सभी की डिटेल्स के बारे में पता होता है। वो कहता है ये तो ज़ीफेंग सिटी की सबसे जीनियस लड़की है और इसका नाम शुई कियान है, ये शुई फैमिली की यंग मिस है। सुना है कि इसकी मार्शल स्पिरिट 3रे ग्रेड की एक वाटर फॉक्स है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से इसकी कल्टीवेशन लेवल भी स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर है। कंपटीशन में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। इस बार की कंपटीशन में फाइनल 5 में इसका नाम जरूर होगा। शिचुआन हमारे जिंगजुन से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, तुम्हारी तो इसके साथ पहले से कोई हिस्ट्री है। रूबी यहाँ पर हैरान हो रही होती है कि इस लड़के ने इस लड़की से क्या किया होगा। यहीं पर हमारा फैंग उनको बताता है मुझे ज़ीफेंग सिटी के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। मुझे पता है कि कुछ साल पहले 1 साल पहले वहाँ पर कुछ हुआ था। वहाँ पर शुई फैमिली वालों के साथ एक और बड़ी फैमिली हुआ करती थी जिसका नाम चू फैमिली था। काफी साल पहले उन लोगों के आपस में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 1 साल पहले चू फैमिली का जो यंग मास्टर था वो उनके घर गया था शुई फैमिली वालों के पास और वहाँ पर जाकर उसने एक मैरिज प्रपोजल रखा था। यंग मिस शुई कियान के लिए होना चाहिए था, लेकिन उस लड़के ने वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए यंग मिस शुई कियान की बजाय उसकी छोटी बहन जिसकी माँ सिर्फ एक मिस्ट्रेस थी उस लड़की के साथ अपनी मैरिज प्रपोजल रखा और इन लोगों ने उसको एग्री कर लिया और चू फैमिली के यंग मास्टर के साथ उस लड़की को भेज दिया। उस दिन के बाद से शुई कियान की फैमिली ज्यादा गुस्से में और शुई कियान भी काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन उस शादी के बाद से चू फैमिली का यंग मास्टर जो कि चू फैमिली का पैट्रियार्च बन गया और उसने बहुत ज्यादा तरक्की की। उसने अपनी चू फैमिली को बहुत ज्यादा बड़ा बनाया और इस वक्त टाउन में सबसे बड़ी फैमिली चू फैमिली और बहुत सारे एक्सपर्ट्स उनके साथ जुड़ चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि उनका जो यंग मास्टर चू है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। कहीं पर फैंग को समझ आती है कि यहाँ पर हुआ क्या है। हमारे जुंजी से कहता है यहाँ पर तो उस लड़की ने तुम्हें कहा कि तुम उसकी बहन की बैग के पीछे ये सब कुछ क्या कर रहे हो और साथ ही उसने तुम्हें ये भी कहा तुम्हारा सरनेम चू है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चू फैमिली के पैट्रियार्च तुम ही हो। जुंजी वहाँ पर उन्हें खामोश होने का इशारा करता है कि बिल्कुल खामोश रहो, यहाँ पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आशीर्वाद सच है कि चू फैमिली का यंग मास्टर वो मैं ही हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर फिर से ढोल बजता है और सभी लोगों से कहता है सभी लोग खामोश हो जाओ, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और जितने बच्चे अरीना में आए हैं सिर्फ उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा, बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इसके साथ ही रेफरी उन सभी लोगों से कहता है इस बार के टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही राउंड होने वाले हैं। तो पहले राउंड में हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के साथ तुम्हारी अपनी कंट्रोल को देखा जाएगा कि तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे पास कितनी ज्यादा एनर्जी है। दूसरे राउंड में जहाँ पर तुम्हारी 1-on-1 कॉम्बैट मैच होने वाले हैं, काफी ज्यादा मैचेस होंगे जिसके बाद तुम्हारे फाइनल 5 की सिलेक्शन होगी। उन सभी के सामने 5 पिलर्स लाकर रखे जाते हैं और पिलर्स के सामने 5 स्टोन्स लगे होते हैं। वो उन सभी से कहते हैं तो तुम्हारा काम यह है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आओगे और इस पिलर स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखोगे। सॉरी 5 नहीं, वहाँ पर 10 पिलर स्टोन्स लाए जाते हैं। तो फिर सभी लोगों से कहता है तुम्हें स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखना है। अगर तुम्हारा अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ नाता काफी ज्यादा मजबूत होगा, यानी कि तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन अच्छा होगा, उसके ऊपर जो तीर लगे हुए हैं ये लाइट अप होंगे। अगर तुम यहाँ पर 5 तीरों को लाइट अप कर पाते हो तभी तुम दूसरे सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर 5 से कम को लाइट अप कर पाते हो तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। स्नेयरिंग स्टोन के ऊपर टोटल 9 तीर हैं। अगर तुम इन 9 के 9 एरोज को यहाँ पर लाइट कर पाते हो तो इसका मतलब यह कि तुम एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसके साथ ही वो रेफरी उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को जब तुमने रजिस्ट्री करवाई थी वहाँ पर तुम्हें एक लकड़ी का टोकन दिया गया था जिसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। यही नंबर आगे वाले सेकंड राउंड में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इस टोकन को गुम मत करना। राउंड में तुम सभी के मैचेस इसी टोकन के नंबर के बिहाव पर होने वाले हैं। साथ ही उनसे कहता है तो पहला राउंड यहाँ पर ऑफिशियली बिगन करते हैं। तो पहले 10 बच्चे यहाँ पर इन टैबलेट स्टोन के सामने आकर खड़े हो जाओ और अपना हाथ रखो। 10 बच्चे वहाँ पर ऊपर चले जाते हैं, पर आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप वहाँ पर आता है, नेक्स्ट ग्रुप भी सारे का सारे वहाँ पर फेल हो जाता है। सभी देखने वाले बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। सभी लोग स्टोन टैबलेट के ऊपर हाथ रखते हैं, लेकिन ये लोग एक भी लाइट को वहाँ पर लिट अप नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। यहाँ पर से 20 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, 20 के 20 ही यहाँ पर इसको जरा भी लाइट अप नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। मिस जूशैन अपने मास्टर जैंग के साथ बैठी होती है। वो मास्टर जैंग से कहती है ये तो सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट है, इसको इतना ज्यादा हार्ड बनाने की क्या जरूरत थी। मास्टर जैंग उसे कहते हैं क्योंकि हमारी मार्शल सोल के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी ये हमारे टैलेंट और हमारी स्ट्रेंथ को जांचने का एक जरिया है। इतना ज्यादा हमारी कंपैटिबिलिटी अपनी मार्शल सोल के साथ होगी उतना ज्यादा हम लोग फ्यूचर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन पाएंगे। मिस जूशैन उसे कहती है लेकिन मास्टर जैंग मुझे तो ये पता है कि जब हमारे मार्शल स्पिरिट की ग्रेड जो होगी वो ज्यादा हाई होगी तो हमारी कंपैटिबिलिटी भी उतनी हाई होगी, इसको उतनी ज्यादा पावर को अचीव कर पाएंगे। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम तो बहुत बड़ी बुद्धू हो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट एक लो लेवल की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके साथ हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि वो लो लेवल की मार्शल स्पिरिट के साथ भी तुम एक हाई ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को आसानी से हरा सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट चाहे एक 5th लेवल की मार्शल स्पिरिट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी उसके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है तो तुम बैटल में उसे आसानी से यूज नहीं कर पाओगी, जिसकी वजह से तुम एक लो ग्रेड की मार्शल स्पिरिट वाले बंदे से भी आसानी से हार सकती हो। ऐसे तो सभी लोगों को यही लगता है कि जितना ज्यादा आपकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड ज्यादा होगा आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन असल बात ये नहीं होती। असल बात ये है जो कि आज तुम लोगों को यहाँ पर पता चल रही है, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही पता होती है। नेक्स्ट मैच में हमारा जीचुआन वहाँ पर जाता है, तो जीचुआन जब स्टोन के ऊपर हाथ रखता है तो वो वहाँ पर पूरी 5 लाइट्स को लिट अप करता है। तभी देखने वाले कहते हैं इस लड़की ने तो यहाँ पर 5 लाइट्स को लिट अप किया है, इसका मतलब ये पास हो गया है। तो फाइनली इतने सारे बच्चों में से पहला बच्चा निकला है जो पास हुआ है। हमारे जीचुआन के पास जो मार्शल स्पिरिट होती है वो ब्लैक
काफी सेफ होती है और वो तीसरे ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है और इसकी अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। इसी वजह से ये इस टेस्ट को पास कर पाया है। शीचुआन के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमें पहले से पता था कि तुम ये कर लोगे, तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। मिस जूजियन मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग मुझे तो आज ये बात पता चली कि इस तरह भी होता है। मास्टर जैंग उससे कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता, तुम्हें मास्टर स्पिरिट की कंपैटिबिलिटी के बारे में भी नहीं पता और यहाँ पर तुम कहते हो कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, दोबारा कभी किसी के सामने ये मत कहना कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। जूजियन उनके साथ लाड करते हुए कहती है मास्टर जैंग आप बस भी करें, आपको मुझे पहले से बात बतानी चाहिए थी, आप मेरे मास्टर है तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। नेक्स्ट बारी फैंक की होती है तो फैंक ऊपर जाता है और जाकर उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है तो भी वहाँ पर 5 लाइट्स को लिट अप करता है। उसके पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है जो कि रेड आई सिल्वर मार्टिन होता है। उसके बाद हमारी कीरू की बारी आती है, कीरू भी वहाँ पर जाती है और इस बार कीरू 6 लाइट्स को लिट अप करती है। उसके बाद जो मास्टर स्पिरिट होती है वो भी 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट होती है जिसका नाम ब्लू फ्लैश बटरफ्लाई होता है। तीनों ही दोस्तों ने यहाँ पर अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया। तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हमें पता था कि हम लोग ये कर लेंगे, हम लोगों ने पहले टेस्ट को पास कर लिया, हम लोग तो वाकई में ब्लैक वाटर सिटी के जीनियस हैं। अब ये तीनों यहाँ पर जश्न मना रही होती हैं। उसी वक्त वहाँ पर शुइकियान उनके पास से गुजरती है। शुइकियान उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी लोग तो बहुत ही लो लेवल के मैगेट्स हो, तुम लोग यहाँ पर एक छोटी सी जीत के ऊपर बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हो। लोगों को क्या लगता है कि इस लड़की ने यहाँ पर 6 लेवल्स को लिट अप किया है तो ये सबसे बेस्ट है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बेस्ट क्या होता है। साथ ही वो हमारे जुंजी की तरफ देखती है और उसे कहती है तो जुंजी आज तुम्हें यहाँ पर पता चलने वाला है कि मैं कितनी ज्यादा बेस्ट हूँ, अब जरा देखते जाओ मैं कैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ दोनों की पावर में कितना बड़ा गैप है और तुम मेरे करीब भी नहीं पहुंच सकते, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सभी लोग वहाँ पर सोच रही होती है ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एक लड़का कहता है मुझे पता है ये शुइकियान है, तो सी फैंग सिटी की शुई फैमिली की यंग मिस है, इसका नाम शुइकियान है और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। रेफरी सभी लोगों से कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, जहाँ पर चुपचाप अपना टेस्ट पूरा करो। साथ ही रेफरी उन लोगों से कहता है सभी कंटेस्टेंट जल्दी से अपनी जगह के ऊपर आकर खड़े हो जाओ और अपने टेस्ट को स्टार्ट करो। तो सभी लोग वहाँ पर अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हमारे शुइकियान भी पत्थर के ऊपर हाथ रखती है। पास जो मास्टर स्पिरिट है वो 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है जो कि वाटर फॉक्स है। वो उस पत्थर के ऊपर हाथ रखती है तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी के साथ ही सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो पूरे की पूरी 7 लाइट्स को लिट अप करती है। सभी लोग साथ में काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत भी है और काफी ज्यादा एरोगेंट भी है, लेकिन इसकी पावर भी काफी ज्यादा है। कई लोगों ने रेफरी को क्योंकि यहाँ पर पहले से सेटअप किया हुआ है तो रेफरी यहाँ पर इसकी तारीफ करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। रेफरी कहता है तो शुइकियान जो कि जी फैंग सिटी की शुई फैमिली से है, ये एक बहुत ही कमाल की लड़की है। ये सिर्फ और सिर्फ 16 साल की स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है और ऊपर से इसके पास 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है और इसकी अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। एक इस तरह का टैलेंट है जिस तरह का टैलेंट 5 बड़े मार्शल हाउसेस में से किसी भी एक मार्शल हाउस को लाजमी चाहिए होगा। बाकी में एक बहुत बड़ी जीनियस और लायक लड़की है। तो मास्टर शैंग भी शुइकियान को देखने के बाद कहते हैं हाँ ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अपने मार्शल हाउस में इस लड़की को रिक्रूट कर सकते हैं। जबकि मिस जूजियन से कहते हैं लेकिन मास्टर मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके मास्टर से कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइपल को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही मिस जूजियन शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मास्टर आप इस तरह की गंदी बात मुझसे कैसे कर सकते हैं। साथ ही अपने मास्टर से कहती है मास्टर आपको यहाँ पर इस लड़की के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि ये लड़की तो पहले से जुनमेंग मार्शल हाउस में सिलेक्ट हो चुकी है। मास्टर शैंग से कहते हैं हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, क्या तुमने देखा नहीं वहाँ पर रेफरी किस तरह उसकी तारीफें कर रहा था, उसने तो वहाँ पर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। शुइकियान अपने टेस्ट को पास करने के बाद नीचे की तरफ उतरती है। सभी लोग कहते हैं देखो जरा जीनियस ब्यूटी नीचे उतर कर आ रही है और जो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और कितनी ज्यादा एरोगेंट है। ब्यूटी को बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, खूबसूरत, एलिगेंट और बहुत ज्यादा पावरफुल। शुइकियान भी सोच रही होती है बेवकूफो चलो जल्दी से यहाँ पर मेरी वर्शिप करना स्टार्ट करो, हाँ मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मानव फैंग जुंजी से कहता है लो वो सीधी हमारी तरफ ही आ रही है, लगता है वो फिर से यहाँ पर आकर तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर कहेगी। दोनों भी वहाँ पर चुप करके खड़े हो जाते हैं। तो शुइकियान सीधी जुंजी के पास आती है और उसे कहती है क्या तुमने देखा यहाँ पर उस स्टोन को लिट अप कर सकती है और 7th लेवल तक उसको लिट अप किया है। मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी बड़ा जीनियस नहीं है, मैं सबसे बड़ी जीनियस हूँ। यहाँ तक एग्जामिनर जो रेफरी था वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। कीरू से कहती है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ, क्या पता यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा बड़ा जीनियस कोई निकल आए। शुइकियान से कहती है बस भी करो, तुम तो मुझसे बड़ी जीनियस नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा लेवल तो मुझसे लो है। साथ ही हमारे जुंजी से कहती है तो जुंजी मुझे लगता है कि अगली बारी तुम्हारी है, फिर देखते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर पाते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर उस स्टोन लाइट को लाइट अप भी कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो 1st ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है। तो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना चाहती हूँ कि स्टेज के ऊपर जाने के बाद जब तुम बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगे तुम्हारे चेहरे के लुक्स कैसे होने वाले हैं। जुंजी उसे कहता है ठीक है फिर वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद अगले कंटेस्टेंट की बारी आती है। हमारा नंबर 61 भी होता है, यानी हमारा जुंजी भी होता है। हमारा जुंजी भी सभी के साथ ऊपर चला जाता है। हमारा जुंजी जाकर स्टोन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो आगे टेस्ट में ये लोग इस तरह के टेस्टर्स को यूज कर रहे हैं, ये वाले टेस्टर्स तो बहुत ज्यादा बेकार और लो क्वालिटी के हैं। मुझे नहीं लगा था कि 5 बड़े मार्शल हाउसेस वाले इस तरह के लो क्वालिटी के टेस्टर्स को यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ये तो एनर्जी के साथ बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। ये वाले टेस्टर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूज किए जा सकते हैं जिनके पास बहुत ही लो लेवल की मास्टर स्पिरिट होती है, अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज्यादा लो होती है। तो सभी लोग जैसे वहाँ पर अपनी अपनी स्टोन के ऊपर हाथ रखते हैं तो उनकी एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। जुंजी स्टोन के ऊपर हाथ रखता है लेकिन उसकी एनर्जी वहाँ पर रिलीज नहीं होती। शुइकियान कहती है ये क्या तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी करो इसको लाइट अप करना स्टार्ट करो, हम भी तो देखें कि तुम क्या कर सकते हो। तो तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो वहीं पर अभी वापस आ जाओ। जुंजी जब अपनी मास्टर स्पिरिट को वहाँ पर रिलीज करता है तो उसकी मास्टर स्पिरिट एक तलवार होती है जो कि 1st ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है, स्पिरिट स्वर्ड। देखने वाले वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लड़का तो सबसे बड़ा बेकार इंसान है, इसके पास 1st ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है जो सिर्फ एक तलवार है और तलवार भी टूटी फूटी लग रही है। 1st ग्रेड की मास्टर स्पिरिट के साथ ये तो स्टोन को लाइट अप भी नहीं कर सकता, इसी वहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय अभी नीचे आ जाना चाहिए। मास्टर शैंग भी कहते हैं मुझे लगता है कि ये एरोगेंट लड़का फर्स्ट राउंड कभी पास नहीं कर पाएगा। मिस जूजियन कहती है मुझे लगता है कि उस टेस्टर के साथ कोई मसला है, इसी वजह से वो लाइट अप नहीं हो पा रहा। मास्टर शैंग से कहते हैं नहीं वो टेस्टर बिल्कुल ठीक है। विज्ञान भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है लड़का तो यहाँ पर एक लाइट
लाइट को भी लाइट अप नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता कि ये एक को भी लाइट अप कर पाएगा। ये यहीं पर शर्मिंदा होकर फेल हो जाएगा। भी कहता है इसके टेस्टर के अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं निकल रहा, क्या हुआ, यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर साथ ही अचानक से वहाँ से लाइट निकलती है और उसी लाइट के साथ ही सारी की सारी लाइट्स होती हैं वो लाइट अप हो जाती हैं और इसी के साथ ही वहाँ पर उसके अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट होते हैं। वो सारे का सारा स्टोन वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। देखने वाली बोस्ता हैरान हो जाती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लड़के की मास्टर स्पिरिट के साथ कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इस लड़के ने वहाँ पर पूरे के पूरे स्टोन टैबलेट को ही तोड़ दिया है। वहाँ पर 9 लाइट्स तो जली थी, उसके साथ साथ पूरे का पूरा स्टोन टैबलेट भी वहाँ पर टूट गया क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। टेस्टर यहाँ पर इसकी एनर्जी को माप नहीं सका। सभी लोग वहाँ पर हमारे शुंजी की तारीफें कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस तरह का पहले कभी भी कोई भी नहीं देखा। शुई कियान भी इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। जैंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है, जबकि जुनमेंग मार्शल हाउस और बाकी के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी लोग भी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं तो वाकई में सच है कि हमने आज तक इस तरह का कोई भी लड़का नहीं देखा। हालांकि इसकी मार्शल स्पिरिट एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन इसकी अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इस तरह की कंपैटिबिलिटी वाला लड़का हमने आज तक नहीं देखा है। ये तो हमारे मार्शल हाउस को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शूशैन अपने मास्टर जैंग से कहती है, मास्टर जैंग आप बताओ कि क्या आप इसको ज्वाइन करने के लिए कहोगे या नहीं। अब तो आपको जाकर इसे कहना चाहिए कि हमारे मार्शल हाउस को ज्वाइन कर ले। मास्टर जैंग भी वहाँ पर सोच रहे थे ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक है। तो रेफरी आगे बढ़ता है और हमारे जुंजी से कहता है, लड़के ये तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर हमारे टेस्टर को तोड़ दिया है। क्या तुम्हें पता है कि ये हमारी जुनमेंग मार्शल हाउस की प्रॉपर्टी है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। जुंजी से कहता है हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पे करूंगा। वो रेफरी अंदर से सोच भी रहा होता है कि मैंने इस तरह का कोई भी एक्सपर्ट पहले कभी नहीं देखा। इसने ना सिर्फ यहाँ पर लेवल 9 को अचीव किया बल्कि इसने साथ ही टेस्टर को भी तोड़ दिया है। ये इसकी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से इसने टेस्टर को तोड़ा है। रेफरी क्योंकि जुनमेंग मार्शल हाउस का बंदा है, इसी वजह से उसने यहाँ पर इसके लिए मुश्किल तो क्रिएट करनी है। वो हमारे जुंजी से कह रहा है तुमने जानबूझकर हमारे इक्विपमेंट को तोड़ा, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर 10 गुना ज्यादा कीमत देना होगी। जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा, मैंने यहाँ पर इसको जानबूझकर नहीं तोड़ा। रेफरी उसे कहता है मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा किसी स्टोन टैबलेट को तोड़ते हुए, तुमने जानबूझकर यहाँ पर अपनी पावर को एक्सर्ट किया होगा जिसकी वजह से तुमने इस टैबलेट को तोड़ दिया है। जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आगे बढ़ता है उसे कॉलर से पकड़ता है, कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर इस बात को मना कर रहे हो कि तुमने जानबूझकर इसको नहीं तोड़ा। अगर तुम यहाँ पर ठीक तरह से जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी कर सकता हूँ। उसने उसको कॉलर से पकड़ा होता है। बाकी के सभी बच्चे भी उसकी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं कि ये रेफरी यहाँ पर कर क्या रहा है। जब रेफरी को लगता है कि उसने यहाँ पर सभी की नजरों में आ रहा है तो सभी से कहता है तुम सभी लोग मेरी तरफ घूर कर क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से वापस जाओ। साथ ही हमारे जुंजी को भी छोड़ देता है। जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इसके लिए पे करूंगा, तो जल्दी से मेरा गला छोड़ो। और वो भी उसे वहाँ पर हाथ छुड़वाकर वहाँ से नीचे की तरफ उतर आता है। रेफरी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से वो शांत हो जाता है। जुंजी जब नीचे आता है तो उसके तीनों दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं तुमने वाकई में कमाल कर दिया, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हीरो से कहती है तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, अगर तुम्हारे सामने मैं अपने आप को जीनियस कहूंगी तो मैं तो एक बहुत बड़ी बुद्धू होंगी। बाकी के सभी लोग भी भागते हुए वहाँ पर हमारे जुंजी के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं दोस्त तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस हो। क्या भी वहाँ पर सोच रही होती है क्या वाकई में ये हमारा वही जुंजी है, बस कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं थी लेकिन इसने यहाँ पर इस टेस्टर को तोड़ दिया। क्या वाकई में इसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा थी, इसकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि इसने टेस्टर को तोड़ दिया। जहाँ पर इसने कोई चीटिंग की है। सारे के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द होने चाहिए थे, जहाँ पर सभी लोग मेरे इर्द गिर्द होते और मेरी तारीफ कर रहे होते, लेकिन इस वक्त ये सभी लोग जुंजी के इर्द गिर्द हैं। एक बंदा नीचे उतर आता है और श्री कियान से कहता है मिस श्री कियान हमारे मास्टर गु आपसे मिलना चाहते हैं। कियान उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ पर बैक साइड पर चला जाता है जहाँ पर मास्टर गु उसका इंतजार कर रहे होते जो कि जुनमेंग मार्शल हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है। मास्टर गु श्री कियान से कहते हैं तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली के मुताबिक तुम लोगों ने कहा था कि ये लड़का एक बिल्कुल क्रिपल है, उसके पास पावर नहीं है और उसने वहाँ पर एलिक्सिस को यूज करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है, बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल तक पहुंच पाया है। लेकिन यहाँ पर देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। उसने वहाँ पर अपनी ओरिजिनल पावर को शो करवाया जिससे उसने टेस्टर को ही तोड़ दिया। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था, आज इसके स्कोर इतने अच्छे कैसे हैं? श्री कियान उसे कहती है नहीं सर हम लोगों ने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला। 1 साल पहले तक तो इसके पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं थी, ये बिल्कुल एक बेकार लड़का था और बॉडी टेम्परिंग के 2 लेवल पर था। हम लोग यहाँ पर कहेंगे ये एक बहुत ही गिफ्टेड लड़का है, फिर भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ा सकता है? सिर्फ 1 ही साल में ये बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल तक पहुंच चुका है। आपको नहीं लगता कि इस लड़के ने यहाँ पर किसी किस्म का एलिक्सर या फिर चीटिंग मेथड को यूज किया होगा तब इसने अपनी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाया है? तो मास्टर गु से कहते हैं तुमने मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बताया है मुझे नहीं लगता कि उस सब का कोई फायदा भी है, क्योंकि वहाँ पर उस लड़के ने जो टैलेंट शो करवाया है बाकी के चारों मार्शल हाउस के लॉर्ड्स ने वहाँ पर ये सब कुछ देख लिया है। हम लोग यहाँ पर उसके लिए मुश्किल भी क्रिएट करें तभी उसे 5 बड़े हाउसेज में से कोई ना एक वहाँ पर जरूर ज्वाइन करने की ऑफर जरूर करेगा। फिर साथ ही मास्टर गु से कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने रेफरी को पहले से खरीद लिया है। वहाँ पर जो रेफरी है वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए जरूर मुश्किल क्रिएट करेगा और आने वाले जितने भी टेस्ट हैं जैसे उसे मौका मिलेगा वो उस लड़के को एलिमिनेट करने के लिए कोई भी चांस खाली नहीं छोड़ेगा। कियान उनसे कहती है तो मास्टर गु नेक्स्ट राउंड में मुझे उस लड़के के साथ फाइट करने दे। मास्टर गु से कहते हैं बेवकूफ मत बनो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ तुम हो सकती हो स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमें उस लड़के की एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया और तुम हार गई तुम्हारा सारे का सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा, साथ ही तुम्हारे फादर के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन साथ ही फिर से वहाँ पर ढोल बजते हैं और रेफरी उन सभी लोगों से कहता है तुम्हारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर टोटल 300 बच्चों ने पहले राउंड में हिस्सा लिया था। उन 300 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 54 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड हो सके हैं, वही सेकंड राउंड में जाएंगे। जितने बच्चे इस टेस्ट में पास हुए उन सभी लोगों का नाम राइट साइड की दीवार के ऊपर लिखा गया है, वहाँ पर जाकर आप सभी लोग अपने नाम देख सकते हैं और आपके पास आपके टैग है जिनके ऊपर आपके नंबर लिखे हुए हैं। वाला टेस्ट हम लोग दोपहर के वक्त स्टार्ट करेंगे, तो अभी जाओ जाकर आप लोग एंजॉय करो, अभी रेस्ट का टाइम है और जाकर आप खाना पीना खाकर आ सकते हो। सभी लोग कहते हैं लगता है कि ब्रेक हो गई है और सभी लोग वहाँ पर अरीना से बाहर निकल आते हैं। सुनजी और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बाहर निकलता है और सभी लोगों से कहता है ठीक है भाई मैं जहाँ से जा रहा हूँ। फैंग से कहता है क्यों ना तुम हम तीनों के साथ चलो, हम लोग भी लंच करने के लिए जा रहे हैं, हम तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, हम लोगों ने पहले से एक रेस्टोरेंट रिजर्व किया हुआ है। सुनजी से कहता है नहीं मुझे अभी अपने दोस्तों के पास जाना है, वो लोग भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो फैंग उसे कहता
कहता है क्यों ना तुम अपने दोस्तों को भी यहाँ पर ले आओ, वो लोग भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आ जाएंगे और हम चारों पांचों मिलकर वहाँ पर बैठकर खाना खाएंगे। शुंजी उनसे कहता है ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें ले आऊंगा। और हमारा शुंजी वहाँ से बाहर निकल आता है। बाहर आता है तो एल्डर जैन और उसके साथ लॉर्ड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं शंक मास्टर मुझे तो पहले से पता था कि आप वहाँ पर सबके छक्के छुड़ा देंगे। पर उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। शुंजी कहता है चलो इस रेस्टोरेंट में चलते हैं। जबकि उस रेस्टोरेंट में मास्टर जैंग और उनकी यूजन वो लोग पहले से वहाँ पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। इस यूजन मास्टर जैंग से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। एक बार उसकी नजर हमारे शुंजी के ऊपर पड़ती है कि वो लोग भी अभी होटल में एंटर हुए हैं। यूजन कहती है मैं अभी जाकर उनको बुलाकर लाती हूँ। मास्टर जैंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं रुको तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पता है ना कि लास्ट टाइम जब मैं उस लड़के से मिला था हमारी मीटिंग कितनी ज्यादा खराब रही थी, वो कुछ ज्यादा एरोगेंट लड़का है। अगर हम लोग अभी जाकर उस लड़के से मिलते हैं और उस लड़के का एटीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं उस लड़के को देखना नहीं चाहता। दूसरी बात तुम उसे यहाँ पर क्यों बुला रही हो, उसे खुद हमारे पास आना चाहिए। एक बहुत ही फेमस मास्टर हूँ मैं, मास्टर जैंग हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी छोटे जूनियर को यहाँ पर नहीं बुलाने वाला। यूजन कहती है लेकिन मास्टर अगर किसी दूसरे मास्टर हाउस ने उसको पहले ऑफर कर दिया और वो दूसरे मास्टर हाउस में चला गया तो फिर क्या होगा। मास्टर जैंग उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जितने भी बाकी के एल्डर्स आए हैं जो कि अपने मार्शल हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सभी लोग अपने मार्शल हाउस के जो पैट्रियार्च है या फिर उनका जो लीडर है उसके ऑर्डर्स मानने के बाद ही किसी को अप्रोच करेंगे। लेकिन मैं एल्डर जैंग हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस लड़के को अभी जाकर कह सकता हूँ कि हमारे मार्शल हाउस को ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में जब इसका मुकाबला काफी सारे टफ ओपोनेंट्स के साथ होगा तब वहाँ पर पता चलेगा। तब जब ये वहाँ पर शर्मिंदा होगा उसके बाद हम लोग इसके पास जाएंगे और इसको जाकर ऑफर करेंगे। बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और बाकी का कोई भी मार्शल हाउस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद से ज्यादा एरोगेंट नहीं रहेगा। तो मिस यूजन भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देती है और कहती है हाँ मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट सीन दोपहर के वक्त का दिखाया जाता है। दोपहर के वक्त रेफरी सभी लोग उससे कहता है तो ये वाला जो कॉम्बैट मैच है ये 1-on-1 कॉम्बैट मैच होने वाला है जहाँ पर आप सभी लोगों के नंबर लिखकर इस एक बॉक्स के अंदर रख दिए गए हैं। वहाँ से मैं आप सभी के नंबर्स को निकालूंगा। जिसका नंबर आता जाएगा वो दोनों कंटेस्टेंट यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे। यहाँ पर जो रैंडम नंबर होंगे जिसका नंबर निकलेगा वही फाइट करेगा। तुम सभी लोगों की फाइट को देखकर जो एल्डर्स होंगे वो लोग इस बात को जज करेंगे क्या तुम लोग किसी 5 मार्शल हाउस में से किसी मार्शल हाउस को ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैच को हारेगा उसको उसी वक्त एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसे बाहर जाना होगा और उसके बाद विनर जो होगा वो अगले मैच में जाएगा और अगले मैच को जीतेगा। जहाँ तक कि हमें आखिर के ऊपर 5 विनर्स नहीं मिल जाते, आखिर के ऊपर हमें 5 विनर्स मिल जाएंगे। उस वक्त जब मैच खत्म हो जाएगा और उन 5 को 5 बड़े मार्शल हाउसेस को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। फिर साथ ही उनसे कहता है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 स्ट्रिक्स को निकालूंगा और उसके बाद देखूंगा कौन कौन से नंबर है। फिर उन सभी लोगों से कहता है तो इस मैच में आप लोग वेपन्स को यूज कर सकते हैं लेकिन आप एक दूसरे की जान नहीं ले सकते। तो जब वो वहाँ पर से 2 नंबर निकालता है तो उनमें से एक नंबर हमारे फैंग का भी होता है। वो कहता है तो इसमें एक फैंग है और दूसरा एक और लड़का होता है। तो कीरू हमारे जाओ फैंग से कहती है जाओ फैंग अगर तुम वहाँ पर जाने के बाद पहली मैच को हार जाती हो तो इस बारे में सोचना मत कि 5 बड़े फैमिली में से कोई एक हाउस तुम्हें अपने लिए एक्सेप्ट करेगा। फिर साथ ही वो से कहती है ब्लैक वाटर सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाना। अगर तुम हार जाते हो दोबारा किसी को ये भी मत बताना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जाओ फैंग उसकी बात सुनते गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर पहली मैच को हारने वाला हूँ, अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। और वो गुस्से के साथ जल्दी से रीना में चला जाता है। तो रीना में जो लड़का होता है उसके पास तलवार होती है। वो उस लड़के से कहता है हाँ क्यों नहीं चलो फाइट करते हैं। कि सामने वाला जो ओपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है। जाओ फैंग कहता है ये क्या इतना ज्यादा शांत कैसे जबकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। रेफरी कहता है तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। सामने वाला ओपोनेंट बड़ी स्पीड से अपनी तलवार लेकर हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो फैंग उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो फिर से पीछे की तरफ घूमकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो फैंग अपने ब्लेड को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है लगता है कि तुम ऐसे हार नहीं मानने वाले, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम छोटे बच्चे यहाँ पर जख्मी हो जाओ। घर जाकर पहले कुछ और साल तक ट्रेनिंग करो उसके बाद यहाँ पर आना। फैंग से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ से घर वापस जाना चाहिए। वो उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपनी तलवार को निकालता है और उसके गर्दन के ऊपर अपने ब्लेड को रख लेता है। यहीं पर वो लड़का इस मैच को हार जाता है और उसके बाद हमारा फैंग वापस आ जाता है। हमारा फैंग ने यहाँ पर अपने पहले मैच को जीत लिया है। उसके बाद रेफरी कहता है तो अब मैं यहाँ पर सेकंड मैच के लिए नंबर निकालने वाला हूँ। नंबर निकालता है तो वहाँ पर नंबर 9 वू जोंग और उसके साथ हमारे जुंजी का मुकाबला होता है। सभी लोग कहते हैं ये क्या सेकंड मैच में जुंजी का मुकाबला आ गया। तो जुनियन सभी लोगों से कहता है ठीक है फिर मेरे लिए प्रे करना, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो चलता हुआ ऊपर चला जाता है। सभी लोग कहते हैं हम यहाँ पर देखने हैं क्या होने वाला है। जुंजी का जो ओपोनेंट होता है नंबर 9 वाला वो एक काफी हट्टा कट्टा बंदा होता है। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का है लेकिन उसका कद काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसकी मूछें भी होती है। लोग कहते हैं लगता है कि ये लड़का इस मैच को हारने वाला है क्योंकि इन दोनों के पावर लेवल में बहुत बड़ा गैप है। जुंजी अरीना में जाता है और उस बंदे की तरफ देखकर कहता है क्या ये लड़का वाकई में 20 साल से कम का है, लगता तो नहीं है। हमारे जुंजी के सामने आकर खड़ा होता है, उसके सामने हाथ करता है और कहता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मेरा नाम वू जोंग किंग है, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हमारा जुंजी भी उसके साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जुंजी है। वो लड़का उसे बताता है कि मैं 18 साल का हूँ। जैसे रेफरी वहाँ पर कहता है तो मैच स्टार्ट होता है। जैसे वो मैच स्टार्ट करने का कहता है क्योंकि वू किंग ने हमारे जुंजी का हाथ पकड़ा होता है, वो उसको हाथ से पकड़कर वहीं पर पटाखा ग्राउंड के ऊपर दे मारता है जिसके साथ हमारे जुंजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ ही वो अपने बड़े से वेपन को निकालता है जो कि एक एक्स होता है। इसी के साथ ही हमारे जुंजी के ऊपर एक अटैक करता है जिससे हमारा जुंजी जल्दी से नीचे से बाहर की तरफ हटता है ताकि उसके अटैक को अवॉइड कर सके। फाइट के स्टार्ट होते ही वो दूसरा लड़का वो किंग अपने बड़े से एक्स को घुमाते हुए हमारे जुंजी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा था। वो बड़ी फोर्स के साथ अपने एक्स को घुमा रहा होता है क्योंकि वो काफी हटा कटा होता है, इसी वजह से वो उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकता है। हमारा जुंजी उसके अटैक्स को अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवॉइड कर रहा होता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो उसे कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने मेरे सारे के सारे अटैक्स को अवॉइड कर लिया तो मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हो, लेकिन तुम्हारी जो किस्मत ज्यादा देर तक यहाँ पर साथ नहीं देगी। अभी देखने वाले सोच रहे होते हैं लगता है कि ये मैच की आउटकम पहले से डिसाइड हो चुकी है, यही बड़ा बंदा यहाँ पर इस मैच को जीतने वाला है। वो किंग इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इसको बहुत बड़ा एडवांटेज दे रही है। दूसरे लड़के की मास्टर स्पिरिट भी बहुत ज्यादा लो लेवल की है, वो इसको ब्लॉक भी नहीं कर सकता। ऊपर से इस बंदे की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। फैंग कहता है ये यहाँ पर मसले की बात है क्योंकि उस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा है और स्पीड की वजह से वो
यहाँ पर हमारे फैंग का मुकाबला कर सकता है, यानी जुंजी का मुकाबला कर सकता है। वो किंग हमारे जुंजी से कहता है तुम्हारी किस्मत बार बार तुम्हारा साथ नहीं देगी। हमारा जुंजी से कहता है तुम्हारे लिए भी सेम यही है कि तुम्हारी किस्मत भी बार बार तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। बात सुनते ही वो किंग काफी गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है लड़के इस बात के ऊपर तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। फिर से अपने एक्स को लेकर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा जुंजी उसके अटैक्स को वहाँ पर अवॉइड करना स्टार्ट करता है। जहाँ बड़े से एक्स को घुमाकर हमारे जुंजी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। फिलहाल के लिए हमारा जुंजी सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड किया जा रहा था। वो बार बार जब उसके ऊपर अटैक करता है तो बार बार पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, क्योंकि वो यहाँ पर अंदाजा लगा रहा है, वो उसको एनालाइज कर रहा है कि उसकी वीकनेस क्या है और कहाँ से उसके अटैक का पैटर्न क्या है। वो किंग भी उसे कहता है लड़के क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह सिर्फ और सिर्फ अरीना में भागकर तुम इस मैच को जीत पाओगे? इस तरह तुम नहीं जीत पाओगे। किसी न किसी वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ छोड़ देगी और उसके बाद तुम मेरे ब्लेड के नीचे आ जाओगे और तुम मारे जाओगे। फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह भाग रही हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करके बहुत ज्यादा थक जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। हमारे जुंजी को उसी वक्त एक ब्लैक स्पॉट मिलती है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है हमारा जुंजी बड़ी स्पीड के साथ उसके नीचे से होकर पीछे की तरफ गुजर जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ गुजर जाता है, उसी वक्त कुकिंग वहीं पर रुक जाता है। जुंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक कमजोर इंसान के साथ फाइट करते हुए भागूंगा? यहाँ पर सिर्फ से तुम्हारे पैटर्न को देख रहा था कि तुम्हारा अटैक पैटर्न क्या है ताकि मैं तुम्हारे पर अटैक कर सकूं। मुझे तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को हराने के लिए स्ट्राइक से ज्यादा की जरूरत नहीं थी। हमारे शाओ ने अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बेचारे की पैंट को काट दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी पैंट उतर जाती है। हमारे शाओ से कहता है जरा अपनी पैंट की तरफ देखो। वो किंग बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, अपनी पैंट को पकड़ता है, बड़ी स्पीड से वहां से भाग जाता है। बाकी के सभी लोग वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये वाला मैच तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नहीं था कि जुंजी इस मैच को जीत पाएगा, लेकिन जुंजी ने तो इस मैच को जीत लिया। बाकी के तीनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो से कहते हैं यंग मास्टर चू वाकई में तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, पहले से पता था कि तुम इस मैच को जीतने वाले हो। जबकि हमारा जुंजी उन तीनों को पीछे की तरफ बताते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बहरा नहीं हूँ, मैं तुम सभी की आवाज सुन सकता हूँ। फिर यहीं पर हमारे एल्डर गू को भी दिखाते हैं। एल्डर गू कहते हैं लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर फाइटिंग टेक्निक्स आती हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोई बेहतर इंतजाम करना होगा। इसको इतनी आसानी के साथ तो नहीं हराया जा सकता। हालांकि वो सॉन्ग किंग वो काफी ज्यादा बड़ा था, उसका साइज काफी ज्यादा था, लेकिन उसकी एजिलिटी और काफी ज्यादा थी, स्पीड और पावर काफी ज्यादा थी। इस लड़के ने इसे आसानी के साथ हरा दिया। इसका मतलब यह है कि इस लड़के के पास भी काफी सारे स्किल्स हैं। साथ ही वो रेफरी से कहता है तुम्हें यहाँ पर इस लड़के के मैचेस को मैनेज करना होगा। हो सके तुम्हें इस लड़के के लिए मुश्किल क्रिएट करनी है और जितना हो सके इस लड़के के लिए मुश्किल क्रिएट करनी है। यहाँ पर वो एक और लड़के से भी कैरी होते हैं जो कि आगे उसका कम्पिटिटर बनने वाला है। एल्डर गू से कहते हैं तुम्हें उसे इस तरह बुरी तरह से हराना होगा, किसी को पता भी न चले कि तुम यहाँ पर मेरे लिए काम कर रहे हो। और फिर साथ ही उसे कहते हैं तुम्हें रेफरी के बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। तुम वहाँ पर जीतते हो या फिर हारते हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा। ज्ञान उनसे कहती है एल्डर गू मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फाइट उसके साथ अरेंज करें, मैं भी उस लड़के के साथ फाइट करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज एक फाइट करने दे, मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं उसको हरा दूंगी क्योंकि मुझे उस लड़के से बदला लेना है। मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप प्लीज मुझे एक मौका दें, मुझे उसके साथ फाइट करने के लिए जाने दें। एल्डर गू से कहते हैं क्या तुमने उस लड़के से पहले कभी फाइट की है? तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं नहीं मैंने पहले कभी भी फाइट नहीं की। तो एल्डर गू से कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि वो लड़का कितना ज्यादा कैपेबल है और किसको इतनी आसानी के साथ हरा सकता है। वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ उसके सामने काफी रहेगी, तुम उस लड़के को नहीं हरा सकती क्योंकि उसके पास बहुत सारे स्किल्स है और तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता है। इसलिए फिलहाल के लिए जिस तरह है बिल्कुल वैसे ही चलने दो। अगर किस्मत से तुम्हारा मैच उस लड़के के साथ फिक्स हो जाता है तो फिर मुझसे फाइट कर सकती हो। तो नेक्स्ट मैच हमारी शुई कियान का ही होता है। शुई कियान का मैच नंबर 41 के साथ होता है जो कि एक लड़की होती है। तो ये दोनों आमने सामने होती है और अरीना में पहुंच जाती है। हमारी शुई कियान उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है ये मैच तो बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है। फिर साथ ही वो लड़की बस सिर्फ एक ही अटैक करती है, वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है और हमारी शुई कियान अपने पहले मैच को यहाँ पर जीत लेती है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उन सभी लोगों के सामने बड़ी एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है। फिर वो हमारे जुंजी की तरफ घूर कर देखते फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। शिचुआन हमारे जुंजी से कहता है जरा उस लड़की की तरफ देखो तो सही, हर बार वो तुम्हारी तरफ जरूर देखकर जाती है, मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त बाकी के दोनों वहाँ पर चिल्लाकर कहते हैं तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो। शिचुआन कहता है अगर वो लड़की वाकई में तुमसे नफरत करती तो फिर तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, लेकिन वो तुम्हें बार बार देखती है, हर बार तुम्हें देखकर जाती है। इसका मतलब यह है कि उसके दिल में कुछ ना कुछ जरूर है और वो तुम्हें देखना चाहती है, इसी वजह से वो तुम्हें देखती है। नेक्स्ट सीन में हमारी कीरू की फाइट होती है। हमारी कीरू अपनी फाइट को जीत जाती है। फिर जीचुआन की फाइट होती है, जीचुआन भी अपनी फाइट को जीत जाता है। फिर फैंग की फाइट होती है, फैंग भी अपनी फाइट को जीत जाता है। फिर हमारे जुंजी की फाइट होती है और हमारा जुंजी भी अपनी फाइट को जीत जाता है। उसके बाद फिर से हमारी जुंजी की फाइट होती है, जुंजी फिर से अपनी फाइट को जीत जाता है। फिर से जुंजी की फाइट होती है और फिर से अपनी फाइट को जीत जाता है। जुंजी जब यहाँ पर लगातार अपनी फाइट्स को जीता है तो उसे यहाँ पर वो सभी लोग ब्लैक हॉर्स का टाइटल देते हैं। वो लोग कहते हैं ये ब्लैक हॉर्स की तरह है, अपने सारे के सारे मैचेस को यहाँ पर जीत लिया। फिर साथ ही वो सभी लोग कहते हैं क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया पर जुंजी की ज्यादा फाइट्स क्यों हो रही है, बाकी सभी के मुकाबले में इसकी फाइट्स बहुत ज्यादा हुई है जबकि बाकियों ने बहुत ही कम फाइट्स की है। हर बार इसी का नंबर क्यों निकल रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए अब जितने भी लोग इसके आगे फाइट करने के लिए इसके कंपटीटर बनने वाले हैं वो सभी लोग पहले से हार मान रहे हैं। उन्हें पता है कि कोई भी इस ब्लैक हॉर्स के साथ फाइट नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शूशन अपने मास्टर जैंग से कहती है मास्टर जैंग ये आपने दो नोटिस किया बार बार हमारे चू जिंगजुन की फाइट्स यहाँ पर क्यों सेटल हो रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट्स इसकी हुई है जबकि बाकी सभी की बहुत ही कम फाइट्स हुई है। मास्टर जैंग से कहते हैं हो सकता है कि उसकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी हो। साथ ही मिस शूशन कहती है लेकिन मास्टर आपका प्लान तो यहाँ पर फेल हो रहा है, आपको तो लगा था कि अरीना में मार खाने के बाद जब वो हार जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसके पास जाएंगे ताकि उसका एटीट्यूड कम हो जाए, ये तो सभी को हराता जा रहा है। अब तो बाकी के सारे जनता में खड़े लोग वो सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं यहाँ पर इस लड़के की फाइट्स कुछ ज्यादा ही हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट वाले इस लड़के को यूज करते हुए जितने भी कमजोर ओपोनेंट्स हैं उन सभी को अरीना से बाहर निकलवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कोई जानबूझकर इस लड़के को यहाँ पर पिक कर रहा है ताकि ये लड़का ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए हार जाए। हमारी शुइकियान सोच रही होती है लड़के को सिर्फ और सिर्फ मैं हरा सकती हूँ, कोई और इसको नहीं हरा सकता। साथ ही शुइकियान सोच रही होती है जुंजी तुम्हें यहाँ पर किसी और से नहीं हारना
क्योंकि मैं तुम्हें हराऊंगी। मेरे लिए इंतजार करना जब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराने वाली हूँ। आधे दिन की फाइट्स के बाद वहाँ पर जो पहले 54 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15 ही बचते हैं और उसके बाद उन सभी के नाम नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम सभी के नाम वहाँ पर लिस्ट के ऊपर लिख दिए गए हैं। इसका जो सिलेक्शन एग्जाम है आज यहीं पर खत्म होने वाला है। कल फिर से यहाँ पर दोबारा से फाइट स्टार्ट होंगी। कल जो फाइट स्टार्ट होंगी वो 15 बच्चों के दरमियान में होंगी और वो अल्टीमेट फाइट्स होंगी। जितने बच्चे डिस्क्वालीफाई होते जाएंगे उन सभी को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उन सभी को 5 बड़े मार्शल हाउसेज अपने लिए ज्वाइन करने की ऑफर करेंगे। या तो 5 बड़े हाउसेज वाले किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ये लोग अपनी मर्जी से किसी भी बड़े मार्शल हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें अपने मार्शल हाउस में इस बंदे को रखना पड़ेगा। इससे इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये सभी बच्चे उस लिस्ट के ऊपर देख रहे होते हैं और कहते हैं काश हमारा नाम भी इस लिस्ट के ऊपर होता है। यहाँ पर जितने बच्चों का नाम है इनका कल फाइनल कंपटीशन होने वाला है। ये लोग किसी बड़े मार्शल हाउस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें इंपीरियल सिटी में एक रेजिडेंस हाउस भी दिया जाएगा जहाँ पर ये लोग मजे से रह सकते हैं। ऊपर से इनके रिवार्ड भी बहुत ज्यादा शानदार है। इन्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे और बहुत सारी मार्शल आर्ट की बुक्स मिलेंगी और काफी सारे वेपन्स भी मिल सकते हैं। तुम्हारा शुंजी अपने मैच को खत्म करने के बाद वापस अपने लोगों के पास आता है। मास्टर जैन और गसिटी लॉर्ड बोनी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे वो लोग जाने लगते हैं पॉइजन जैन पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं मास्टर कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्या आप चाहते हैं मैं इसको यहीं पर मार डालूं? तो वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर फैंग आ रहा होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त है। शुंजी से कहता है फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फैंग उसे कहता है तुम यहाँ पर से अचानक से गायब हो गए, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम अचानक से गायब क्यों हो गए? कहाँ पर जा रहे हो? क्यों ना तुम हमारे साथ आओ, हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। फिर साथ ही वो पीछे उसके फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही बुढ़े हैं। हमारा शुंजी उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ आ जाओ, हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ है, हम लोग वहाँ पर जाकर डिनर करते हैं। हमारा शुंजी सिटी लॉर्ड से कहता है सिटी लॉर्ड आप जाओ जाकर होटल में तीनों लोगों का अरेंजमेंट करवा दो। कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। हमारा फैंग सिटी लॉर्ड की तरफ देखकर कहता है जिस तरह इसका ये गार्ड इसके साथ बात कर रहा है ये तो शक्ल से एक सिटी लॉर्ड लगता है। हमारा शुंजी मास्टर जैन से कहता है मास्टर जैन मैं होटल में वापस जा रहा हूँ, आप इस लड़की को अपने साथ लेकर जाए और इसके बाकी के तीनों दोस्तों को भी पकड़ लाएं। हमारा शुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब ये फैंग पॉइजन जैन की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पॉइजन जैन उसे कहते हैं आप मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे मास्टर के तुम करीब क्यों हो, तुम्हें उससे क्या चाहिए? लगता है कि तुम्हारा कोई ना कोई प्लान है, तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। फैंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, हम सभी लोग तो यहीं पर इसी अरीना में मिले हैं, हम सभी लोग फाइट कर रहे थे, वहीं पर कंपटीशन में हमारी मुलाकात हुई, हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं। लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। पॉइजन जैन उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मास्टर मुझे आकर रिपोर्ट करेंगे, अपने गुलाम को रिपोर्ट करेंगे? साथ ही पॉइजन जैन गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुम मेरे मास्टर के राइवल हो, अगर तुमने उसके साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जैन वहीं पर बैठ जाता है। तो हमारे पॉइजन जैन उसे कहते हैं चलो जल्दी से उठो, हमें तुम्हारे दोस्तों को लेकर आना है, मास्टर के ऑर्डर से तुम्हारे दोस्तों को लेकर आना है। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं चल सकूंगा। तो पॉइजन जैन उसे उठा लेता और कहता है चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ और उसे उठाकर आगे बढ़ जाता और कहता है मैं यहाँ पर अपने मास्टर को इंतजार नहीं करवा सकता, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। होटल के अंदर खाना खाने के बाद ये तीनों ने बाय बोलते हैं और कहते हैं ठीक है अब हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो तीनों वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वापस की तरफ मुड़ते हुए फैंग कहता है क्या तुमने देखा उसका जो गार्ड था वो सिटी लॉर्ड था? फैंग सिटी का सिटी लॉर्ड हमारे शुंजी के साथ कितने अच्छे से बात कर रहा था और उसके साथ यहाँ पर उसके साथ एस्कॉर्ट बनकर आया है, पूरा रास्ता इनको एस्कॉर्ट किया है। और साथ में जो दूसरा एल्डर था वो भी एक अर्थ स्पिरिट ब्राह्मण का एग्ला एल्डर था और वो उसका गुलाम है, वो उसको अपना मास्टर कहता है। हीरोइन से कहती है मुझे तो वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वो साथ ही बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है कि शुंजी ज़ीफैंग सिटी में बहुत ज्यादा फेमस होगा। फैंग उसे कहता है अगर वो ज़ीफैंग सिटी में बहुत ज्यादा फेमस है तो फिर मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? तुम्हें पता है ना कि मेरे पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। ज़ीफैंग सिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का पता है कि वहाँ कोई शुई क्यांग है जो कि शुई फैमिली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और फेमस भी है। हीरोइन से कहती है हो सकता है कि वो लड़का अपनी प्रोफाइल को लो रख रहा हो ताकि किसी को पता न चले। जिचुआन उनसे कहता है तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज हमें पता चला है कि हमसे भी ज्यादा कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमसे ऊपर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जरूर होता है। फैंग कहता है मुझे लगता है कि कल जो फाइट्स होने वाली हैं उसमें मेरी फाइट उसके साथ हो सकती है, हम सभी लोगों की फाइट उसके साथ हो सकती है क्योंकि हम सभी लोग भी उन 15 लोगों में शामिल हैं जिनकी कल फाइट्स होनी है। कीरू कहती है मैं तो उस लड़के के साथ उसे हारना चाहती हूँ, काश मेरी फाइट उस लड़के के साथ हो जाए। सभी लोग यहाँ से बातें करते हुए वापस की तरफ चल पड़ते हैं। तो फाइनल जो 15 बच्चे बचे थे उन सभी का आज कंप्लीट होने वाला है। सभी लोगों से कहता है तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी लोगों को वेलकम किया जाता है। तो आज यहाँ पर फाइनल कंपटीशन होने वाला है और इस फाइनल कंपटीशन के बाद जो 5 बच्चे सिलेक्ट होंगे 5 बड़े मार्शल हाउसेज को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। आज के मैच में रूल्स को निकाल दिया गया है, अगर आप लोग यहाँ पर हार मान लेते हैं तो आपका मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप अपने ओपोनेंट की जान भी ले सकते हैं। सब कुछ हमने 5 बड़ी फैमिलीज के साथ मिलकर तय किया है और यहाँ पर इस रूल को लागू किया है कि यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा ताकि सभी बच्चे अपने फुल पोटेंशियल को शो करवा सके। यहाँ पर इस फाइनल कंपीट को देखने के लिए अरीना में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। ये सभी लोग मैच देखने के लिए आए होते हैं, वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं आज तो यहाँ पर बहुत सारी जनता आई है, ये सभी लोग फाइनल मैच देखने के लिए आए हैं। पिछली बार से इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा टफ है और इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा टफ है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग कंपटीशन को देखने के लिए आए हैं। ऊपर से लोगों ने कहा है कि इस बार के मैच में रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर मैच के दौरान किसी दूसरे ओपोनेंट की जान भी ले सकता है। और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही रश है, हम लोग तो सामने की तरफ देख भी नहीं पा रहे, हमें अरीना दिखाई भी नहीं दे रहा। पर कुछ लोगों की नजर एक पोल के ऊपर पड़ती है तो एक बच्चा अपने डैडी से कहता है डैडी वहाँ पर ऊपर क्या हुआ, वो बंदा वहाँ पर कैसे चढ़ गया? उस पोल के ऊपर खड़े होते हैं जबकि हमारे एल्डर गूज यहाँ पर नीचे खड़े होते हैं, यानी कि सिटी लॉर्ड नीचे खड़े होते हैं। छोटी बच्ची उसकी तरफ देखती है कि वो उसे अपने कंधे के ऊपर बिठा ले तो हमारे सिटी लॉर्ड उसको उठाकर अपने कंधे के ऊपर बिठा लेते हैं। पॉइजन शैन से कहता है तुम वहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कहा था कि ऊपर आ जाओ, अब तुम वहाँ पर उस बच्ची को उठाकर खड़े हो। वो से कहता है कोई बात नहीं, मुझे बच्चे पसंद है। यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो सबसे पहली फाइट को ली जियांग जीत लेता है जो कि अपने ओपोनेंट को हरा देता है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये जियांगजी सिटी प्रोविंस से एक बहुत ही फेमस फाइटर है जो कि अपने सिटी से यहाँ पर इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आया है। इसके अलावा ये स्पिरिट गैदरिंग के फर्स्ट लेवल पर है, उसके पास जो मास्टर स्पिरिट है ग्रेड 3 का ब्लैक
क्रो है। दूसरे नंबर पर जिस लड़की का मैच होता है उसका नाम लॉन्गजू होता है और लॉन्गजू डोंगवू प्रोविंस की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और जहाँ पर इसने सारे मैचेस को जीता है और ये फाइनल में इसने अपनी जगह बना ली है। इसके अलावा इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि इस लड़की के पास बहुत सारे हिडन वेपन्स हैं। ये हिडन वेपन्स को यूज करते हुए अपने मैचेस को जीतती है। तीसरा मैच एक लड़की का होता है जिसका नाम लिंग शुआंग होता है। हालांकि वो दिखने में बिल्कुल एक लड़का लग रहा है लेकिन असल में ये एक लड़की है। इसका नंबर 224 होता है। अपने मैचेस को जीता और ये भी यहाँ पर फाइनल कंपटीशन के लिए रेडी है। तो इसकी कल्टीवेशन स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के सेकंड लेवल पर है और इसकी जो मास्टर स्पिरिट है नाम मिरर फ्लावर है। इसे हमारी रीना के साइड का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर हमारा फैंग हमारे जुंजी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो जुंजी को बता रहा होता है तीनों बहुत ही कमाल के बंदे हैं। जब हमारा फर्स्ट लाइट स्टार्ट हुआ था उस वक्त इन तीनों ने उस स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए 6 लाइट्स को लिट अप किया था। साथ ही वो से कहता है जुंजी तुम्हारे अलावा यहाँ पर शुइकियान है, शुइकियान के अलावा ये 3 लोग हैं, ये तुम चारों लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद से कहता है तुम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें बताना कि हम लोगों का आपस में यहाँ पर कम्पीट होने वाला है, नेक्स्ट मैच हमारा है, तुम यहाँ पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। वो से कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बताना कि हम लोग आपस में दोस्त हैं, तो दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वैसे भी मुझे पता है कि मैं तुमसे हारने वाला हूँ। जुंजी उसे कहता है मुझे इन सभी लोगों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सभी को मैं हरा कर आखिर पर पहुंचने वाला हूँ, टॉप के ऊपर तो मैं ही पहुंचूंगा। उसे कहता है तुम्हें इस हिसाब से क्यों फर्क नहीं पड़ता? इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी जंग को जीतने के लिए चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उस जंग को आसानी से जीत सकते हैं और इस फाइट को जीतने के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। कीरू आगे बढ़ती है और उसका मुंह बंद करते हुए कहती है तुमने देखा नहीं यंग मास्टरों की सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पर बातें किए जा रहे हो, तुम उसके साथ इस तरह की बातें मत करो। के बाद नेक्स्ट मैच नंबर 61 और नंबर 46 का होता है, यानी कि इन दोनों के मैच की बारी आ गई है। हमारा फैंग जो होता है काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जबकि हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अरीना में चले जाते हैं। हमारा जुंजी अपनी तलवार निकालता है, फैंग वहीं पर उसके सामने झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लगता है कि मुझे यहाँ पर हार मानना होगी। सभी लोग वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके दोस्त वहाँ पर कह रहे होते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कम से कम फाइट तो करे। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम इसको समझो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम इसको प्रैक्टिस मैच की तरह मेरे साथ यहाँ पर फाइट कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है मेरी पावर्स को जांचने का, इसके बाद तुम्हें कहाँ मौका मिलेगा। वो जल्दी से अपनी नाइफ निकालता और कहता है चलो फिर ठीक है, तो फिर रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर सीरियसली तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। जुंजी उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 3 अटैक्स का मौका देता हूँ, तो मेरे पास 3 अटैक्स कर सकते हो और आगे मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा। काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, बाद में मेरे पर ब्लेम मत डालना कि तुम यहाँ पर हार गए। वो आगे बढ़ता है अपने ब्लेड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा जुंजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, वो फिर से ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जुंजी दूसरे अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही तीसरे अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। उसके बाद जब तीसरा अटैक वो करता है उसी के साथ ही हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके दोनों ब्लेड्स को वहाँ पर तोड़कर आगे गुजर जाता है और उसे कहता है लो तुम यहाँ पर हार चुके हो। इसी के साथ ही वहाँ पर जुंजी की जीत का ऐलान होता है। फैंग भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग और तुम्हारी तलवार भी बहुत ज्यादा अमेजिंग ट्रेजर है। जुंजी से कहता है मैंने तुम्हारे दोनों ब्लेड्स को तोड़ दिया, प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे दोनों ब्लेड्स के बदले मैं तुम्हें डबल कीमत पे करूंगा या फिर इससे अच्छे डैगर्स तुम्हें दूंगा। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर इस बात को भूलना मत। तो इसके बाद जो मैच होता है वो शुइकियान का होता है, शुइकियान वर्सेस कीरू होता है। तो कीरू वहाँ पर अरीना में आती है और शुइकियान से कहती है आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। जब शुइकियान उसके सामने बड़ी एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारे जैसी लड़की के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए एक्साइटेड हूँ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। कीरू से कहती है तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को सबसे बेस्ट समझती हो, तो फिर ठीक है, इस कंपटीशन के बाद पता चल जाएगा कौन यहाँ पर सबसे बेस्ट है। हम दोनों यहाँ पर आपस में कम्पीट करेंगे और फुल स्ट्रेंथ के साथ कम्पीट करेंगे। शुइकियान से कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, चलो फिर ठीक है, यहीं पर इसको टेस्ट समझ लेते हैं, कंपटीशन को एक टेस्ट के तौर पर देख लेते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही कीरू से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले से इस बात का अंदाजा है कि तुम्हें किसी मार्शल हाउस ने सिलेक्ट किया हुआ है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वरना हम सभी लोग तो यहाँ पर फाइट में अपनी जी जान लगा रहे हैं। वहाँ सुनते ही वो काफी गुस्सा आ जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, अगर फाइट करनी है तो फिर फाइट करो, मेरे रास्ते में जो भी आएंगे मैं उन सभी को हरा कर आगे बढ़ूंगी ताकि मैं आखिर बार चू जिंगजुन तक पहुंच सकूं। चू जिंगजुन की किस्मत में भी यही लिखा हुआ है मेरे हाथों से हारना। फिर भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, मुझे तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव जिसका नाम बटरफ्लाई अरे होता है उसको यूज करती है। बटरफ्लाई अरे के साथ शुइकियान के ऊपर काफी सारे अटैक्स करती है, लेकिन शुइकियान उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेती है। इसी के साथ कीरू फिर से आगे बढ़ती है और अपनी एक स्पेशल मूव बटरफ्लाई अरे पैरासोल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। शुइकियान उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त कीरू अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसे कहती है मेरी शील्ड्स को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। शुइकियान कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फिर साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक, वो वाली टेक्निक जो कि हमारे जुंजी ने एक मार्शल आर्ट्स की बुक इनको बेची थी, ये 9 वेव रिपल टेक्निक इसको बेची थी। वो 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच मारती है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसकी शील्ड को तोड़ देता है। उसकी शील्ड को तोड़ने के साथ ही वो उसे ग्राउंड के ऊपर गिरा देती है और ग्राउंड के ऊपर पटकने से उस बेचारी ने अपने हाथों को अपने सामने किया होता है। शुइकियान गुस्से के साथ उसे कहती है कोई भी यहाँ पर मेरे पर हंस नहीं सकता, कोई भी मुझे एरोगेंट नहीं कह सकता। इसके साथ ही कीरू वहाँ पर मैच को हार जाती है। वो गुस्से के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके दोस्त से कहती है तुमने वहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, लेकिन उसने वहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया है जिसके सामने तुम टिक नहीं सकती थी। यहाँ पर उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है मुझे पता है कि ये वाली 9 वेव रिपल टेक्निक जो इसने यहाँ पर यूज किया ये एक पावरफुल टेक्निक है। टेक्निक इसे एक मिस्टीरियस मास्टर ने बेची थी, तब उन्हें इसे ऑक्शन में खरीदा था 5 लाख स्टोन में। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है पता नहीं वो कमीना सीनियर मास्टर कौन था जिसने ये वाली टेक्निक इस लड़की को बेच दी, जिसकी वजह से इसने मुझे हरा दिया, जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर खड़ा शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि उसी ने तो ये टेक्निक इसको बेची थी। शुइकियान की फाइट के बाद जो नेक्स्ट फाइट होती है वो हमारे जुंजी की होती है। जुंजी की फाइट नंबर 224 के साथ होती है, यानी ली जियांग के साथ होती है। यहाँ पर अभी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि उसके पास जो वेपन है वो एक डबल स्वर्ड है, अगर वो वेपन को जोड़ देता है तो वो एक डबल एज स्वर्ड बन जाती है और अगर उसको खोल देता है तो वो 2 तलवारें बन जाती है। ली जियांग के पीछे लॉन्गसू खड़ी होती है। ली जियांग लॉन्गसू से कहता है मैं इस लड़की के साथ बहुत ही अच्छी फाइट करने वाला हूँ, फाइट के दौरान मैं तुम्हें हिंट्स दूंगा, उनको देखकर तुम्हें समझना होगा कि अगली
अगली बार जब तुम्हारी इसके साथ फाइट होगी तुम इससे कैसे निपट सकती हो। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है। ली जियांग अरीना में आ जाता है। दूसरी तरफ से हमारा जुंजी होता है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। तुम्हारा ली जियांग जुंजी को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है तुझे सभी लोग तुम्हें यहाँ पर डार्क हॉर्स कह रहे हैं तो फिर मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ। मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। पर सिलेक्शन कंपटीशन की शुरुआत से तुमने अपने टैलेंट को शो करवा के अपनी इज्जत बनाई है। इसी वजह से अब मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा हूँ। तुम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। तुमने फाइनल में बहुत ज्यादा अच्छा किया और अपने सारे के सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया। हमारा जुंजी से कहता है तुमने कुछ ज्यादा तारीफें कर दी। जियांग से कहता है अगर तुम इतनी ज्यादा अच्छे हो तो फिर तुम इतने ज्यादा फेमस क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना? हमारा जुंजी से कहता है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। जियांग जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है, कहता है अच्छा ठीक है तो फिर देखते हैं कि तुम कौन से नोबडी हो। कोई भी ओपोनेंट तुम्हारे खिलाफ फाइट नहीं कर सका। फाइट करने के बाद वो सभी के सभी हार गए। मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। तुम अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है तो हमारा जुंजी अपनी तलवार निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो उसके पास डबल स्वर्ड होती है। वो एक तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और दूसरी तलवार उसके दूसरे हाथ में होती है। जियांग कहता है लगता है कि ये वाली बोरिंग कंपटीशन अब ये अच्छा होने वाला है, अब मुझे मजा आने वाला है। वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए वहाँ पर गोल गोल घूमता है और अपनी दोनों तलवारों के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक करता है। और हमारे जुंजी से कहता है मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स को देखा है, तुम पहले वहाँ पर फाइट को एनालाइज करते हो, पहले फाइट बैक नहीं करते। यहाँ पर भी तुम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। तुम मेरे पर अटैक नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक कर रहे हो। जुंजी इसके अटैक को ब्लॉक करते हुए साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जियांग कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे पता भी नहीं चला कब इसने अपनी तलवार को मेरी तलवार के साथ से हटा लिया। तो मतलब यह है कि कुछ ही सेकंड्स में अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। ये डिफेंसिव से अटैक मोड में पहुंच सकता है। फिर साथ ही वो कहता है खैर जो भी हो मैंने यहाँ पर अपना मकसद हासिल कर लिया। जबकि दूसरी तरफ उस लड़की को भी दिखाती है लॉन्ग को, उसने अपने हाथ में पॉइजनस नीडल्स निकाली होती है। इसी मैच के दौरान हमारे जुंजी के ऊपर पॉइजनस नीडल्स फेंकने वाली है। यहीं पर ये दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ली जियांग आगे बढ़ता है, अपनी तलवार के साथ उसकी तलवार को टकराता है जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरी तलवार के साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है जबकि हमारा जुंजी नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। ली जियांग के बारे में एक बात फेमस है कि इसने अपने जितने भी ओपोनेंट्स को हराया उन सभी के हाथ से उसके वेपन को गिराकर उनको हरा दिया है। जब उनके हाथ से उनका वेपन गिर जाता है तो बंदा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो उसके हाथ को पकड़ता है जिससे हमारे जुंजी के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर ली जियांग से गलती हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसके पास जो वेपन है वो एक फिजिकल वेपन है, लेकिन इसका वेपन फिजिकल वेपन नहीं है बल्कि ये इसकी मास्टर स्पिरिट है। इसी वजह से हमारे जुंजी का ब्लेड उसके पास वापस आ जाता है, उसकी तलवार उसके हाथ में वापस आ जाता है। हमारा जुंजी ली जियांग के ऊपर अटैक करता है। ली जियांग जल्दी से ऊपर हवा में चला जाता है और उड़ते हुए वहां से पीछे हट जाता है और साथ ही उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। तो ये दोनों यहाँ पर बहुत ही टफ फाइट कर रहे हैं। ली जियांग के पास डबल स्वर्ड होती है, वो डबल स्वर्ड के साथ बार बार हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और साथ ही उसके पास जो मास्टर स्पिरिट होती है वो ब्लैक क्रो होती है, यानी कि वो अपने पंख में निकाल सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। और सीन के ऊपर जो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी तलवार को टकराया होता है और दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। हमारा जुंजी ली जियांग से कहता है तुम्हारा टैलेंट तो काफी ज्यादा स्पेशल है और जो काम भी कर रहा है। क्या उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जुंजी से कहता है तुम्हारा टैलेंट यह है कि तुम अपने ओपोनेंट के हाथ से उसके वेपन को गिरा देते हो, क्योंकि एक बार जब उसके ओपोनेंट के हाथ से उसका वेपन गिर जाता है तो उसका प्रोटेक्शन अपने वेपन से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हारना तय हो जाता है। क्योंकि वेपन के बिना तो कोई भी तुमसे फाइट नहीं जीत सकता क्योंकि तुम्हारे पास डबल स्वर्ड है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये वाला स्किल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके पास अपने वेपन को कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा काम होती है। लेकिन मेरे पास मेरा वेपन वो तो एक सोल वेपन है, यानी कि मेरा मास्टर स्पिरिट है। जब हमारा जुंजी उसकी तलवार को वहां पर ब्लॉक करके उससे बातें कर रहा होता है उसी वक्त पीछे से वो दूसरी लड़की, इसका नाम लॉन्ग होता है, वो अपनी तीनों नीडल्स उसकी तरफ फेंक देती है। तो हमारा जुंजी को महसूस हो जाता है, वो पीछे की तरफ मुड़ता है। दो नीडल्स को तो अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है लेकिन एक नीडल उसकी गर्दन के अंदर आकर दस जाती है। जुंजी उस नीडल को अपनी गर्दन से निकालता है और सामने करता है। ली जियांग भी उस नीडल को उसके हाथ में देख लेता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहीं पर नीचे ग्राउंड पर बैठ जाता है कि उसकी नीडल के अंदर पॉइजन होता है, जिसकी वजह से हमारा जुंजी वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर सामने ली जियांग खड़ा होता है। क्योंकि सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन सभी को ऐसे लग रहा था जैसे ली जियांग ने इस फाइट को जीत लिया और हमारा जुंजी वहाँ पर हार मान के नीचे बैठ गया है। जुनमेंग मार्शल हाउस की मास्टर गु वहाँ पर बैठे देख रहे होते हैं। उन्हें तो पता होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तुम्हारे जुंजी को पता चल जाता है कि अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जुंजी कहता है वो वाली नीडल मेरे सर के बहुत ज्यादा करीब लगी है, मेरी गर्दन के अंदर लगी है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर अंधेरा छाता जा रहा है और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर बेहोश होने वाला हूँ। तो उसी वक्त रेफरी भी वहाँ पर आ जाता है। रेफरी कहता है तो हम लोग इस मैच को यहीं पर खत्म करने वाले हैं। मतलब यह कि ली जियांग ने मैच को जीत लिया है। जबकि ली जियांग चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, अभी जो मैच खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें काम करती हैं। हमारा जुंजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, हालांकि उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा होता है। को पता चल जाता है कि ये यहाँ पर कुछ भी सुन देख नहीं रहा। लेकिन साथ ही ली जियांग हमारे जुंजी से कहता है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, चलो जल्दी से आ जाओ। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, वो उसके माइंड में इसको कह रहा होता है। उसके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसी वक्त ली जियांग अपने हाथ से अपनी तलवार को फेंक देता है और दूसरी तलवार के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंजी बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है क्योंकि साथ साथ वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ली जियांग उसे कहता है आप दाईं तरफ मुड़ो, तो हमारा जुंजी दाईं तरफ मुड़ता है। वो तलवार से अटैक करता है तो वो अटैक अवॉइड हो जाता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है जल्दी से आप मेरे ऊपर फिर से अटैक करो। जुंजी आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिससे ली जियांग खुद से नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो अपनी तलवार को भी छोड़ देता है, लेकिन तलवार उसकी गर्दन के पास होती है जिससे ली जियांग वहीं पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। बाकी के सभी देखने वाले बहुत सारे हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर ली जियांग काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। अब ये अचानक से यहाँ पर इसने अपनी हार कैसे मान ली, इतनी आसानी से इस लड़के ने इसको कैसे हरा दिया। लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर गु भी वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, मैंने इसको कहा भी था कि उस लड़के को क्रिपल करना है, लेकिन इसने यहाँ पर फिर से इस लड़के को जीतने का मौका दे दिया। मैच खत्म होने के बाद हमारा जुंजी उसके साथ हाथ मिलाता है तो ली जियांग उसे बताता है कि यहाँ से 20 स्टेप सामने की तरफ जाना है। वहाँ पर सामने जाने के बाद सीढ़ियां आएंगी, तुम्हें नीचे उतरना है। तो वहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आदि वो अपने पास एक पुड़िया निकालता है और उसे कहता है इसके अंदर एंटीडोट है, इस एंटीडोट को जल्दी से जाकर ले लेना। इस एंटीडोट के लेने की वजह से सिर्फ 10 मिनट में तुम बिल्कुल होश में आ जाओगे। जुंजी उसके पास से पुड़िया ले लेता है और साथ ही वो नीचे की तरफ उतरना
उतरना स्टार्ट करता है। वो जैसे सीढ़ियां उतरता है तो उसके दोस्त वहाँ पर पहले से खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं, मिस्टर चू अब तुम्हें क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर तुम बैठ क्यों गए थे। जैसे हमारा शुंजी सीढ़ियां उतरता है वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में जो पुड़िया होती है वो उसे फैंग के हाथ में दे देता है। फैंग भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो सभी लोग कहते हैं क्या यहाँ पर क्या हुआ है, क्या इसे पॉइजन दिया गया है। मास्टर चैन भागते हुए आगे आते हैं और कहते हैं जल्दी से मेरे रास्ते से साइड पर हटो, मुझे इसे चेक करने दो। और वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसे वाकई में पॉइजन दिया गया है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। मिस यूशैन भी अपने मास्टर जैंग से कहती है, मास्टर जैंग क्या आपने वहाँ पर देखा, मैं तो वहाँ पर देखा अभी क्या हुआ। हालांकि यहाँ पर जितने भी ऑडियंस है उस सबको इस बात की समझ नहीं आएगी कि वहाँ पर हुआ क्या, लेकिन आप तो पॉइजन के एक्सपर्ट हैं, जहाँ आपको मेडिसिन बनाने के एक्सपर्ट हैं, आपको तो पता होगा कि वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ है। मुझे लगता है कि किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, किसी ने उसे पॉइजन दिया है। यहाँ पर जितने एल्डर्स हैं उन सभी ने भी इस बात को नोटिस किया होगा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की, ना ही कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश किया। उन सभी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। तो मास्टर जैंग उसे कहते हैं ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये किसी ने जानबूझकर किया है, किसी ने पूरा प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा चू बहुत ज्यादा स्पेशल है। यंग मास्टर जुंजी ये एक स्पेशल लड़का है, उसका टैलेंट एक्सीलेंट है, इसी वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से हटाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ली जियांग को पहले से इस बारे में पता था। ली जियांग को जो मिशन दिया गया था कि उसे इसको क्रिपल करना है, जहाँ पर इस मैच में इसको हराना है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैच के दौरान उसके ऊपर पॉइजन नीडल से अटैक किया जाएगा। वजह से एंड के ऊपर उसने हमारे जुंजी को जितवा दिया ताकि उन लोगों के प्लान को फेल किया जा सके। वो एक बहुत ही प्राउड वॉरियर है और किसी बुगट का ट्रिक को यूज करते हुए ली जियांग यहाँ पर अपने मैच को नहीं जीतना चाहता था, इसी वजह से उसने इसके साथ सब कुछ किया। रही बात यहाँ पर एल्डर्स के बीच में ना आने की, तो एल्डर्स यहाँ पर जानबूझकर बीच में नहीं आए, क्योंकि अगर वो लोग इस मैच के बीच में आते और इसको इन्वेस्टिगेट करते तो सारे के सारे कंटेस्टेंट की इन्वेस्टिगेशन होती, जिसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। कोई भी एल्डर नहीं चाहता कि ये सिलेक्शन प्रोसेस डिले हो जाए, इसे सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म करना है। साथ ही मास्टर से कहते हैं चलो मेरे साथ आओ, वो अपने साथ लेकर दीवार के पास जाते हैं। मिस जूशान कहती है कि हम लोग शुंजी के पास नहीं जाने वाले, इसका पता करने के लिए। मास्टर से कहते हैं नहीं फिलहाल के लिए जहाँ पर आओ। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर उसके ऊपर कहाँ से स्नीक अटैक हुआ होगा। लगता है कि अपने शिकार के ऊपर अटैक करने के लिए सेकंड फ्लोर का इस्तेमाल किया गया होगा। लगता है कि सामने वाली साइड से अटैक करना मुश्किल है, इसी वजह से अरीना के साइड पर दो दीवारें जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर है, वहां से उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। जूशान कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि दीवारों के ऊपर चढ़ सकता है कंटेस्टेंट में से, वो तो लॉन्गजू है। लॉन्गजू वो लड़की बहुत ज्यादा होशियार है और उसके पंजे भी बिल्ली की तरह के हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है, क्योंकि मैच में रेस्ट है, इसी वजह से सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। हम ऑडियंस लोगों में भी ये बात फैल चुकी है। वो सभी लोग कहते हैं क्या तुम लोगों ने मैच के दौरान जुंजी का रिएक्शन देखा था। यंग मास्टर चू वहाँ पर नीचे गिर गया था, मैच के दौरान ही वो गिर गया। उसके बाद जियांग ने पूरी कोशिश की उसको मैच जिताने की और उसके बाद मैच जिता गया। जब वो अरीना से नीचे उतरा तभी वो वहाँ पर गिर गया था। इसका मतलब यह है कि मैच के दौरान ही किसी ने उसको पॉइजन दिया है। ली जियांग ने उसको पॉइजन दिया होगा, उसकी तलवार के ऊपर पॉइजन लगा होगा। जब उसने उसके ऊपर अटैक किया तो उस लड़की को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। जब उसे लगा कि यहाँ पर पॉइजन देने की वजह से उसने गलती कर दी है और इस तरह का मैच वो नहीं जीतना चाहता, उसे शर्म आ गई होगी, इसी वजह से उसने जानबूझकर चू को जितवा दिया होगा। ये सभी लोग होटल में बैठकर यहाँ पर इस तरह की बातें कर रही होती हैं। सभी लोग ली जियांग के बारे में बातें कर रही होती हैं कि वो एक बहुत ही बेशरम वॉरियर है, जबकि ली जियांग भी वहीं पर बैठा पी रहा होता है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखने तो गुस्से के साथ उनसे कहता है सभी लोग मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, मैंने क्या गलत किया है। ली जियांग खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ली जियांग वहाँ पर उसके सामने लॉन्गजू बैठी होती है। वो लॉन्गजू से कहता है तुम बेवकूफ कहीं की, मैंने तुमसे कहा भी था कि पहले मेरी फाइट हो लेने दो, तुमने वहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया, तुमने अपनी नीडल्स के साथ उसके ऊपर अटैक क्यों किया। लॉन्गजू से कहती है तुम्हें अपने ऊपर सारा ब्लेम डालना चाहिए, क्योंकि तुमने वहाँ पर मुझे कोई इशारा दिया ही नहीं, इसी वजह से मैं बताया ना कि वो एल्डर कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हें उस एल्डर के साथ काम करना था तो फिर तुम वहाँ पर हरकत नहीं कर सकते, तुम्हें वहाँ पर फाइट में उसको हराना था, ना कि उसको जिताना था। तुम्हारी वजह से मेरी वहाँ पर पूरी 3 नीडल्स जाया हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ मैंने क्यों किया, तुम्हें बताया ना वो एल्डर कितना ज्यादा खतरनाक है। ली जियांग से कहते तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो यहाँ पर लगता है मेरे से मजाक कर रही हो। अगर वो मेरे ऊपर भारी भी पड़ रहा था तभी मैं वहाँ पर जीत सकता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं उससे हार जाता। लॉन्गजू से कहती है तुम बहुत बड़े बेवकूफ, अगर तुम उसे एक भी मौका देते तो वो लड़का तुम्हें आसानी के साथ हरा सकता था, हमने उसकी फाइट को देखा है। साथ ही उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि वो बुड्ढा मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ डील कर सके, इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तुम सेफ हो, लेकिन बाद में वो बुड्ढा मास्टर तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम जुनमैंग मार्शल हाउस में अपने आप को ज्वाइन करवा सकोगे। जुनमैंग मार्शल हाउस को नई ट्रांसलेशन में ड्रीम फैमिली कहा जा रहा है, लिंग साओ मार्शल हाउस को एमसीस फैमिली कहा जा रहा है। कहता है कि मैं ड्रीम फैमिली में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में है, तो लगता है कि मैं कैम्सिस फैमिली को ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ शायद वो मुझे अपनी फैमिली में रख लें, क्योंकि फाइट के दौरान मैंने उस लड़के की मदद की है, मैंने उसको एंटीडोट भी दिया और उसके बाद मैंने उसको जीतने में उसकी मदद की। लगता है कि वो लड़का मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है कैम्सिस फैमिली में जाने को। लेकिन लॉन्गजू से कहती है मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। हमारे जुंजी का दिखाया जाता है, जुंजी अपने रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे जिस नीडल के साथ प्रेग किया गया है वो नीडल मार्शल सोल से बनी हुई थी। लगता है कि किसी के पास ऐसी मार्शल सोल है जो कि पॉइजनस नीडल्स बना सकती है। तो शैन वहाँ पर अंदर आते हैं और उसे कहती है मास्टर क्या आप ठीक है। तो सिटी लॉर्ड भी अंदर आ जाते हैं। सिटी लॉर्ड जब अंदर आते हैं तो उन्होंने अपने पीछे उन तीनों को भी छुपाया होता है। तो मास्टर जैन चिल्लाकर उसे कहते हैं तुम इन तीनों को अपने साथ क्यों लेकर आए हो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम इनको अपने साथ क्यों लेकर आए हो। सिटी लॉर्ड हो तुम यहाँ पर एक बच्चे की तरह एक्ट कैसे कर सकते हो, तुम इन तीनों को अपने साथ छुपाकर यहाँ पर ले आए हो, चलो जल्दी से इनको यहाँ से बाहर निकालो। जुंजियन से कहता है कोई बात नहीं, इन तीनों को यहाँ पर आने दो, मैंने काफी ज्यादा रेस्ट कर ली, मेरे पास आ सकती है। वो तीनों ही भागते हुए इसके पास आ जाते हैं। हमारा जुंजी तीनों को पीछे की तरफ धक्का देता कहता है मुझसे दूर रहो, चिपकने की जरूरत नहीं है। तो शिचुआन हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें कौन सा पॉइजन दिया गया था। मुझे लगता है कि कोई काफी स्पेशल पॉइजन था, फिर हमें इस बारे में पता चल जाए कि ये कौन सा पॉइजन था तो फिर हम लोग शायद उस किलर को भी ढूंढ सकते हैं जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। जुंजी से कहता है नहीं ये आम सा ही पॉइजन था जो कि हमारी नर्व्स को पैरालाइज कर सकता है। तो कीरू से कहती है मुझे लगता है कि ये पॉइजन सीरियल तुम्हारे पर उस लड़की ने फेंकी होंगी। शुई कियान ऐसा कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारे से बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो तुमसे नफरत करती है, इसी वजह से मैच के दौरान उसने तुम्हारे पर नीडल
से अटैक किया होगा। अब बाकी के दोनों वहाँ पर सोच रहे होते हैं ये बहुत बड़ी बेवकूफ है, लगता है ये उससे बहुत ज्यादा जलती है, इसी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर सारा इल्जाम लगा रही है, जबकि हम सभी को पता है कि वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती। जुंजी उसे कहता है नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसे बचपन से जानता हूँ, वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। जिचुआन कहता है हाँ इतनी बात तो मुझे भी पता है कि वो हर बार जब भी तुमसे मिलती है वो तुमसे कहती है वो तुमसे फायर करेगी और तुम्हें हरा देगी। तो मतलब यह है कि वो तुमसे फायर करने की तैयारी कर रही है, ना कि इस तरह की कोई ट्रिक्स को यूज करते हुए तुम्हें कमजोर करके उसके बाद तुमसे फायर करेगी। उनसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे पता है ये किसने किया है। लॉन्गसू वहाँ पर वही पॉइजन को यूज करने की माहिर है कि वो लीजियांग की दोस्त भी है, उसने लीजियांग की मदद की होगी, लेकिन लीजियांग तो एंड पर खुद ही वहाँ पर हार गया। जुंजी उनसे कहता है तुम सभी लोग इस मसले को यहीं पर छोड़ दो, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना लीजियांग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है किसने मेरे पर अटैक किया, किसने मुझे नीडल से मारा, क्योंकि ये सब कुछ लीजियांग के लिए मुश्किल हो जाएगा। जुंजी की फाइट के बाद हमारा जो रेफरी होता है वो कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 6 ही कंपीटिटर्स बचे हैं, तो इन 6 के 6 कंपीटिटर्स को यहाँ पर आपस में फाइट करना होगी और एंड के ऊपर हमें सिर्फ 3 ही कंपीटिशंस वाले विनर मिलेंगे। सारे के सारे आपस में रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे, एक दूसरे के साथ इन्हें फाइट करना होगी। जैसे यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है सबसे पहली फाइट हमारे जुंजी की होती है। जुंजी की फाइट हमारी शुई कियान के साथ होती है। कहता है तो शुई कियान और जुंजी दोनों यहाँ पर आ जाए और इसी के साथ वो लोग कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वो सभी लोग कहते हैं इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर फाइट्स रैंडमली सिलेक्टेड होने वाली हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन हुई है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इन्होंने जानबूझकर जुंजी की फाइट शुई कियान के साथ रखी है। कियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है क्योंकि उसके मास्टर स्पिरिट 4th ग्रेड की मास्टर स्पिरिट है और ऊपर से कल्टीवेशन लेवल भी स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर है। लगता है कि ये फाइट की आउटकम पहले से ही डिसाइडेड हो चुकी है, जुंजी इस मैच को हारने वाला है। लेकिन फिर वो कहते हैं लेकिन जुंजी भी कोई आम सा लड़का तो नहीं है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही ये सभी लोग यहाँ पर ये बातें भी कह रहे होते हैं कि लास्ट राउंड में हमारे जुंजी को पॉइजन दिया गया था, उसको पॉइजन देकर मैच से निकालने की कोशिश की गई थी। कि इस बार वो पहले से कमजोर होगा और इस बार भी कोई इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए जा सकते हैं। लगता है किसी एल्डर की नजर में वो आ चुका है। हमारे जुंजी के तीनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस बात को यहाँ पर से खत्म करने के लिए लोगों के ज़हन में ये बात डाल देते हैं। वो उनसे कहते हैं तुम लोगों को किसने कह दिया कि जुंजी को पॉइजन दिया गया? हमारा जंग मास्टर तो बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पर फाइट करने के लिए आने वाला है। ताकि हमारे जुंजी की फाइट शुई कियान के साथ है जो कि एक परफेक्ट वॉरियर है, लेकिन फिर भी जुंजी इस फाइट को जीतने वाला है। लोग उनसे कहते हैं कहीं तुम लोग अंधे तो नहीं हो क्या? तुम लोगों को इस बारे में जरा भी नहीं पता कि तुम्हारा जुंजी बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक ऐसी लड़की को हरा सकता है जो कि पहले से स्पिरिट गैदरिंग के 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है और ऊपर से उसकी मास्टर स्पिरिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है? फैंग उन लोगों से कहता है हमारा जुंजी ही इस मैच को जीतने वाला है, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे? नेक्स्ट सीन में अरीना के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी शुई कियान हमारे जुंजी से कहती है लगता है कि हम दोनों के दरमियान में जो फाइट चल रही है उसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। हमारा जुंजी शुई कियान से कहता है क्योंकि तुम एक लड़की हो इसी वजह से तुम्हारे साथ फाइट करने के दौरान मैं अपनी तलवार को यूज नहीं करूंगा ताकि हम लोग यहाँ पर फेयर एंड स्क्वेयर मैच कर सकें। बात सुनते ही शुई कियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी एरोगेंस अभी भी आसमान के ऊपर है, तुम्हें क्या लगता है कि फेयरनेस के लिए तुम यहाँ पर तलवार नहीं यूज कर रहे, यहाँ पर तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? तुम्हें लगता क्या है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ? साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है तुम्हें अपनी इस एटीट्यूड की बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर देती है जबकि हमारा जुंजी नीचे की तरफ झुकते हुए इसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही फिर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर सोच रही होती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, बार बार हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रही होती है जबकि हमारा जुंजी बार बार उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। वो भी यहाँ पर सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसको एक भी हिट नहीं लगा पा रही, मैंने इसके ऊपर कितने सारे अटैक्स किए हैं लेकिन मेरा एक भी अटैक इसकी बॉडी से हिट नहीं हो रहा, ये बहुत ज्यादा फास्ट है या फिर मैं कमजोर हूँ? क्योंकि यहाँ पर इसे फाइट करते हुए मुझे बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि इसे पहले से मेरे सारे मूव्स का पता है कि मैं कहाँ पर अटैक करने वाला हूँ। जुंजी भी उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो या फिर तुम यहाँ पर ऐसे अपने हाथों को चला रही हो और साथ ही उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है। हमारा जुंजी शुई कियान से कहता है कि तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो फिर हमें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगा था कितने सालों में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई होगी। ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है तुम किस तरह की बकवास कर रही हो? हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुमने कल्टीवेट किया भी है या नहीं, जहाँ फिर तुम यहाँ पर ऐसे अपने हाथों को चला रही हो? फिर से अपने पाँव को उठाती है और उसे एक जबरदस्त किक मारती है, लेकिन हमारा जुंजी उसकी किक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा जुंजी एक ही हाथ के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं पर हो क्या रहा है? हमें तो लगा था कि शुई कियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन और उसकी मास्टर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग है तो वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइट दिखा सकती है, लेकिन ये लड़का जुंजी उसके सामने इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि उसके पास से कोई चीज छीनने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी आसानी के साथ सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, ऐसा लगता है तो बच्चे वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। हमारी फाइट तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। हमें यहाँ पर सोचा था कि शुई कियान अच्छी फाइट दिखाएगी लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार लड़की निकली। लगता है कि ये लड़की जानबूझकर यहाँ पर हारने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से ये फुल पावर के साथ अटैक नहीं कर रही है। इसने तो कहा था कि इसे जुंजी से बदला लेना है। शुई कियान फाइट करने के दौरान हमारे जुंजी गर्दन के ऊपर अपनी कोहनी मारती है जिससे हमारा जुंजी वहीं पर अपना गला पकड़ कर खड़ा हो जाता है। शुई कियान उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह बिहेव करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही आसान से फाइट करूंगी और आसानी से फाइट को हार जाऊंगी। जुंजी उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ सीरियस होकर फाइट कैसे कर सकता हूँ क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की हो। जुंजी से कहता है अपने घर जाओ और घर जाने के बाद स्पेशल मूव 9 वेव रिपल टेक्निक को जाकर मास्टर करो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं, इसलिए चुपचाप यहाँ पर रहना से नीचे उतर से जाओ अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरह का डांस ही करना है तो। साथ ही हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अगर तुम्हें इस तरह की फाइट करनी है तो मुझे यहाँ पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें इस तरह हराकर नहीं जीतना। जुंजी कहता है ठीक है मैं यहाँ पर सरेंडर करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जाने की? अभी तुमसे फाइट करनी है और मैं अभी यहाँ पर फाइट करूंगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है यहाँ पर से इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं जा सकते, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का बदला लेना है। फिर साथ ही वहाँ पर 9 रिपल टेक्निक को यूज करती है और साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को भी रिलीज करती है। हमारा जुंजी भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि अब ये लड़की यहाँ पर सीरियस होने वाली है। वो 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करती है। यहाँ पर जबरदस्त वाटर निकलता है क्योंकि वो वाटर टेक्निक होती है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी निकलता है और हमारा जुंजी पानी के अंदर डूब जाता है। इसी के साथ ही शुई कियान एक और
स्पेशल मूव को यूज करती है जिसका नाम ड्रैगन लेग टाइगर वेव होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करती है तो अरीना बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, पूरा अरीना पानी से भर जाता है। तभी देखने वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़की की पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा है, हमने इसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया। ये तो पहले जहाँ पर सिर्फ वार्म अप कर रही थी, अगर इसी तरह अपनी वाटर टेक्निक को यूज करती रही तो पूरी की पूरी रिंग को ही बर्बाद कर देगी। क्योंकि हमारा जुंजी उसके पानी के अटैक के दरमियान में खड़ा होता है, वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं जुंजी ने उसके अटैक को रेजिस्ट कर लिया। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे अटैक को अवॉइड कैसे कर सकते हो। तो यहीं पर हमारी शुइकियान अपने पांव को ऊपर की तरफ उठाती है और वहाँ पर एक जबरदस्त किक मारने लगी है। वो अपने फाइनल ब्लो को वहाँ पर देती है और उसे कहती है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। अपनी टांग को घुमाते हुए जब 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त वाटर टाइगर निकलता है। वो वाटर टाइगर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वहाँ पर अरीना में पूरी तरह से पानी भर जाता है। पानी इतना ज्यादा होता है कि अरीना से भी बाहर निकल आता है। वहाँ पर जितने भी जनता बैठी होती है वो सभी लोग उस पानी में बह जाती है। यूजियान जल्दी से भागती हुई हमारे जुंजी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जबकि मास्टर जैंग से कहती है बेवकूफ मत बनो, तुम वहाँ पर कहाँ पर जा रही हो। तुम्हें दिखाई दिया कोई और एल्डर अपनी जगह के ऊपर से हिला है, कोई भी एल्डर अपनी जगह के ऊपर से नहीं हिला और ना ही मैं वहाँ पर जाऊंगा किसी की मदद करने के लिए। हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ड्यूल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कभी फाइट होती है तो ऐसा तो होता ही है। और सारी फाइट में जहाँ पर अरीनास टूट जाती है और उनके एनर्जी अटैक्स बाहर भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उस सभी को पहले से ट्रेन किया जाता है। जितनी ऑडियंस हो उस सभी को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से पूरा करेंगे, किसी भी ऑडियंस में बैठे हुए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहाँ पर जो रेफरी होता है वो अपने लोगों को वहाँ पर कहता है, वो लोग जल्दी से वहाँ पर पानी को वापस से अरीना के अंदर बंद करना स्टार्ट करते हैं। वो पानी को वापस से अरीना के अंदर भेज देते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। कि मास्टर जैन और सिटी लॉर्ड वो उन तीनों को बचा लेते हैं। वो लोग कहते हैं मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बचा लिया। सिटी लॉर्ड ने जहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज किया होता है वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं। एक बड़ा सा मेंटिस होता है। वो लोग कहते हैं जो तो एक मेंटिस है, क्यों ना हम लोग इसका सूप बनाकर खाएं। जबकि सिटी लॉर्ड गुस्से से उनसे कहते हैं ये लोग मुझे मेरा मास्टर स्पिरिट है, तुम लोग इसका सूप बनाकर नहीं खा सकते। कि बाहर से पानी खत्म होने के बाद सभी लोग फिर से अरीना की तरफ देखते हैं कि मैच का क्या बना। यहाँ पर पानी का एक बड़ा सा बॉल होता है और हमारा जुंजी उस पानी के बॉल के अंदर होता है, तो बाहर से अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। वो सभी लोग कहते हैं जुंजी का क्या हुआ, क्या वो वहाँ पर अभी तक रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को वो रेजिस्ट कैसे कर सकता है। तो अभी तक स्पिरिट गैदरिंग ग्राउंड में भी नहीं पहुंचा, फिर वो उसके स्पिरिट गैदरिंग वाले इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। सभी लोग कहते हैं इस लड़के ने शुइकियान के सभी अटैक को यहाँ पर अवॉइड कर लिया और उसको अवॉइड करने के साथ साथ सभी को रेजिस्ट भी किया और उसकी बॉडी के ऊपर जरा भी डैमेज नहीं है। बाद हमारा जुंजी वहाँ पर अपनी स्पिरिट को गैदर करता है और एक एनर्जी क्रिएट करता है। देखकर शुइकियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा जुंजी वहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करने लगता है। वो उसको वहाँ पर यूज करता है तो उसके अटैक को बैकफायर करता है। जबकि शुइकियान कहती है इस लड़के ने जहाँ पर मेरे मूव को चोरी किया है, ऐसा तो नहीं है कि इसने जहाँ पर मुझे परफॉर्म करते हुए देख लिया और यहीं पर इसने स्पेशल मूव को सीख लिया। मैंने इस मूव को सीखने के लिए पूरा 1 साल लगा दिया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की तब जाकर मैं इस मूव को सीख पाई हूँ, लेकिन इसने यहीं पर खड़े खड़े इस मूव को कैसे सीख लिया है। शुंजी जब 9 वेव रिपल टेक्निक को यूज करता है तो वो एक बड़ी सी वेल बना लेता है, क्योंकि वो वेल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके मूव से तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो एनर्जी वेव जब हमारी शुइकियान के साथ टकराती है तो उस बेचारी के कपड़े भी फट जाते हैं और पानी के साथ हिट होने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। हमारा शुंजी उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम इसको हार चुकी हो। जबकि शुइकियान शुंजी की तरफ देखकर कहती है तुम वो शुंजी नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। यहाँ पर बाकी के सभी लोग, यहाँ ऑडियंस वगैरह सभी लोग खुश हो रही होती है। यहीं पर मिस यूजियान कुछ नोटिस करती है। मिस यूजियान और मास्टर जैंग दोनों ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि शुंजी ने वहाँ पर इतने पावरफुल अटैक के दौरान लड़की की स्पिरिट पावर को यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लिया। अब वो भी स्पिरिट गैदरिंग के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। कि मास्टर गू भी सोच रही होती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारी इस लड़के के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती तो मैं अपनी ड्रीम फैमिली में इसको सिलेक्ट कर लेता। तो ये बात वाकई में सच साबित हो गई है कि इसने सिटी लॉर्ड और पॉइजन जैन दोनों को स्पिरिट ट्राम में ट्रांससेंड करवाया है, उन दोनों को ब्रेक थ्रू करवाया। का मतलब यह है कि शुइकियान के पास शुरुआत से जीतने का कोई चांस नहीं था। शुइकियान वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं इससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैं इस मैच को जीत सकती थी। शुंजी उसी वक्त आगे बढ़ता है, अपना कोट उतारता है और उसको कवर कर देता है और उससे कहता है चलो इसको कवर करो। उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम यहाँ पर एक जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हो तभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, हमारी दुश्मनी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। हमारा शुंजी से कहता है पहले जहाँ पर अपने आप को बचाओ, तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं। साथ ही हमारा शुंजी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। शुइकियान वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। यहीं पर जो बाकी फैमिलीज के एल्डर्स होते हैं वो लोग आपस में बात कर रही होती है। वो लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में एक बहुत ही जीनियस है, ये जीनियस भी और इसे दूसरों की इज्जत करना भी आता है। देखो इसने कैसे उस लड़की को कवर किया, ये लड़का हमारी फैमिली का कोड डिसाइपल बनने के लायक है। दूसरे मास्टर से कहते हैं हाँ ये हमारी फैमिली का कोड डिसाइपल बनने के लायक भी है। आदि वो लोग कहते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कॉकरोच ने इसको पहले से सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि कैंपसिस फैमिली वालों ने पहले से इसको रिक्रूट कर लिया है। इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।